आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है दोस्तों। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कल शाम 6:30 वाली क्लास आप जानते ही होंगे, वो कैंसिल हो गई थी। बाद में भी शायद कुछ क्लासेस में इशू आया था। शायद दीप्ति मैम की क्लास भी जो है कल प्रॉपर्ली नहीं हो पाई थी। कुछ शायद सर्वर वगैरह का कुछ प्लेटफॉर्म का इशू था, तो शायद सभी क्लासेस में जो है दिक्कत हुई थी। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। देखिए, जब दिक्कत होती है तो आपका समय, आप कभी भी ध्यान से सोचेंगे तो आपका समय मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होता है। तो जब क्लास 10 मिनट तक नहीं चली तो मैंने सीधा क्लास एंड कर दी, बिकॉज मेरा मानना यह है कि आप देखिए, मैं अकेला हूँ, है ना, और सामने है 500, 1000 बच्चे, 200 बच्चे, 800 बच्चे, 1200 बच्चे। क्लास पे डिपेंड करता है ना। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि सीधा सबका नुकसान करा दूं। तो इसी वजह से मैं क्लास हाथों हाथ एंड कर देता हूं जब वो काम नहीं करती। जब क्लिक नहीं होता तो मैं जबरदस्ती टाइम पास नहीं करता। ठीक है, तो वो क्लास जो है आपकी आज हो जाएगी। एक भी सवाल हमने कल करा नहीं था, तो वही सेम क्लास जो है आज आपको करा दी जाएगी, जिससे आपको कंटेंट का लॉस ना। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। डाउट्स काफी सारे बच्चों ने भेज दिए हैं। आप चाहे तो कुछ छोटे मोटे डाउट्स आपके होते हैं, आपको लगता है कि अर्जेंट कोई आपको सॉल्यूशन चाहिए, अनअकैडमी को भेज दिया करो। बाकी मेरी क्लासेस नहीं, मैं आपके लिए बैठा हूँ। जितने डाउट्स चाहे आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं जी आज की कहानी। अभी तक देखिए, हमने जो पढ़ाई करी है, हमने मिडीवल की शुरुआत से लेकर हम पहुंच चुके हैं 1707 तक। और 1707 के साथ साथ हमने यहाँ दो चीजें पढ़ ली हैं। पहला पढ़ा है मराठा और दूसरा पढ़ा है सिखिज्म। शायद आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अभी मैं 1707 पे पूरे तरीके ब्रेक लगा के बैठा हूँ। अभी ना ही मैं जहादर शाह की बात कर रहा हूँ, ना ही फरूख शेर की, ना ही मुअज्जिम की, किसी की कोई बातचीत नहीं चल रही है। पिछली बार हो सकता है मैं 1707 से और आगे तक गया हूँ, बट हर बार मैं थोड़ा अलग तरीके पढ़ाता हूँ। तो इस बार मैं 1707 पे ब्रेक लगा के बैठ गया हूँ। जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाकी हमारे पैसेंजर्स आएंगे, यानी जो बाकी टॉपिक्स हमारे पूरे होंगे, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक ऐसा ही एक और टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चों को लगता है कि विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। विजयनगर एम्पायर से गिने चुने 4-5 सवाल बनते हैं, और बस वो ज्यादा बार बन जाते हैं। मतलब इतनी सी कहानी है। लेकिन मैं अपनी तरफ से विजयनगर एम्पायर आपको काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहुत ज्यादा डिटेल में, जैसे मैं दिल्ली सल्तनत को लेके गया हूँ, वैसे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मुश्किल से 1-1.5 घंटे में टॉपिक पैक हो जाएगा। हो सकता है आज के सेशन में ये पैक हो जाए, आज नहीं होगा तो कल के सेशन में हो जाएगा, बट जल्दी पैक हो जाएगा। ठीक है, और अब टॉप गियर पे, बेटा टॉप गियर पे गाड़ी मेरी कभी भी नहीं भागेगी, बिकॉज टॉप गियर से पे जो गाड़ियां भागी हैं आपके जीवन में इतने महीने, इतने साल, तभी तो फाइनली आप मेरे पास आए हो। तो हम ऐसे ही आराम आराम से चलते हैं। हम आखिरी सेशन तक स्लो पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको मजा आ जाए। देखिए, बाढ़ से कभी फसल नहीं उगती, है ना। थोड़ी थोड़ी पानी देने से, थोड़ा थोड़ा बारिश होने से ही फसल उगती है। तो बाढ़ नहीं लाएंगे, कोई फसल का नाश नहीं करना है। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी। ठीक है, चलो अपनी कॉपी में, अब कल मैंने जो है सिखिज्म आपका पूरा पैक करा दिया था। अब आपसे बात करी जाएगी विजयनगर एम्पायर की। अपनी कॉपी में आप हेडिंग डाल सकते हैं, विजयनगर एम्पायर। अब मैं आपको बता दूं, देखिए हमारी कमजोरी कहाँ पे रहती है कि हम जो है ना बहुत ज्यादा रटते हैं चीजों को। हम ये नहीं देखते कि किस तरीके जो है एसएससी सवाल बनाता है। ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है। अगर आप इस कोर्स में आज पहली क्लास देख रहे हैं तो भी आप यहाँ से इस कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है जी, जीके में मार्क्स नहीं उठ रहे, उसके लिए क्या करें? एक तो कोर्सेज को ईमानदारी से लगाएं, नोट्स में लिखी हुई हर बात आपको याद होनी चाहिए। स्पेशल क्लासेस जितनी ज्यादा लगा पाए 6:30 वाली, वो लगाएं। करंट अफेयर्स पढ़ें, इसके अलावा विश्वास मानिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी इसके अलावा नीडेड नहीं। चलो एक मुश्किल सवाल बनाता हूँ, देखो आप में से कौन बता पाता है। देखिए पहले चलो एक वो सवाल बना देता हूँ जो स्पेशल क्लास का है। एक किताब है, अमुक्त मल्यादा। कोई बता सकता है किससे जुड़ी है? ये जो नहीं पता तो स्किप जरूर लिखें, जिससे मैं देख पाऊं कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल में नहीं आते हैं। जिनका आंसर स्किप है, प्लीज मेक श्योर स्पेशल क्लासेस लगाया करें, बिकॉज वहां पे बहुत बढ़िया लेवल के सवाल आपको कराए जाते हैं। कृष्ण देव राय जी से जुड़ी है, बिल्कुल सही। अब देखिए कुछ सवाल मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। जो सवाल अब मैं स्क्रीन पर एक आध लिखूंगा, वो आपको अपनी कॉपी में नोट नहीं करना है। अभी कुछ भी आपको नोट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये विजयनगर एम्पायर किसने बनाया है? आप कहेंगे हरिहरन बुक्का ने बनाया। सारी बातें आपको बेसिक लेवल की पता होगी। एक मुश्किल सवाल बनाता हूँ। वो सवाल ये है कि ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये प्लेस है, ये कहाँ देखने को मिलता है? लॉजिकल है कि सर हम्पी पढ़ा रहे हो तो हम्पी में ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं इसीलिए आपको हिंट देने के लिए पहले हेडिंग डाल के बैठा हूं। बट क्या पेपर में अगर ऐसा सवाल दिखेगा तो हम कहेंगे एसएससी बहुत रैंडम खेलता है, आपको ये सब नोट नहीं करना है, सब आपको सिखाया जाएगा। बट ये रैंडम नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स से ये सवाल मैंने अभी आपके लिए बनाया। फरवरी 2021 में न्यूज बनी थी, बहुत फेमस न्यूज थी नेशनल लेवल में। उसमें ये था कि जो कृष्ण देव राय नाम के एक इंसान है, उनके डेथ से जुड़ा कुछ इंस्क्रिप्शन मिला था, उसमें उनकी डेट ऑफ डेथ एक्सेट्रा वगैरह बता रखी थी। तो वो जो है एक वहां से ये जो नाम आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा, उससे जुड़ा हुआ। ठीक है, यानी इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि करंट अफेयर्स जो है वो स्टैटिक से लिंक करके अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। यानी कल को आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और वहां पे आप पढ़ते हैं कि ब्रिक्स में कुछ हो गया, तो ब्रिक्स के बारे में आपको ब्रिक्स के 5 मेंबर के नाम, बाद में कौन आया, कब बना, कौन प्रेसिडेंट है, हेडक्वार्टर का है, इस तरीके खुद पढ़ा करो। ठीक है, खुद पढ़ोगे इस तरीके तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं तो आपको ऐसे कवर करा देंगे। ठीक है, चलो
मुरादाबाद कॉपर के स्टैचूज के लिए फेमस है। मुरादाबाद मेनली ब्रास के लिए जाना जाता है, पीतल नगरी है मुरादाबाद। अगर आप पीतल नगरी देखेंगे कहीं लिखा हुआ तो मुरादाबाद की बात करी जा रही होगी। चलो, ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है। चलो जी, शुरू करते हैं आज की कहानी। आपको इस पेज पे कुछ भी अपना कॉपी में नोट नहीं करना है, आपने अभी बस हेडिंग डाली होगी विजयनगर एम्पायर। अगर आप नाम देखते हैं अगर आप नाम देखते हैं यहाँ पर, तो इसका नाम विजयनगर है। विजयनगर अपने आप में शब्द का कुछ मतलब होता है, ऐसा तो नहीं है कि हमें जैसे हम्पी का मतलब तो नहीं पता, बट विजयनगर हिंदी भाषा को अगर आप देखते हो तो विजयनगर जो है वो कहता है कि नगर का मतलब होता है सिटी, विजय का मतलब होता है जीत, यानी ये सिटी ऑफ विक्ट्री जो है ये वहां से शब्द बना है। यानी विजयनगर जो शब्द है उसका लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे, शाब्दिक अर्थ देखोगे, तो वो जो है आपका क्या है, सिटी ऑफ विक्ट्री है। करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूँ संधि, बट अभी मेरी कोई क्लासेस नहीं चल रही है। 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं मुझे, 6 महीने नहीं 1 साल से ज्यादा हो चुका करंट अफेयर्स पढ़ाए हुए, बिकॉज समय की थोड़ी सी कमी है। बट हमारी टीम की तरफ से आपको ताने मैम अभी फिलहाल तो उनकी भी क्लासेस नहीं चल रही, बट वो पढ़ाती है आपको फिलहाल। ठीक है, विजयनगर एम्पायर जो शब्द है उसमें विजयनगर जो है वो सिटी ऑफ विक्ट्री जो है, सिटी ऑफ विक्ट्री जो है वो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, यानी विजयनगर अपने आप में क्या है, हम कह सकते हैं ये प्लेस भी है, जगह भी है, और एक एम्पायर भी है। समझ गए जी क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? यानी जैसे मगध की बात करते हैं तो मगध अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर सा भी हो गया उस जमाने के हिसाब से, और मगध जो है जगह का भी नाम हो गया। तो यानी विजयनगर जो शब्द है वो उस जगह को कहा जाता था जो आगे जाके एक बहुत बड़े साम्राज्य के नाम से भी जाना गया। ठीक है, यानी विजयनगर साम्राज्य जो है वो एक साम्राज्य भी है, जैसे महेशमती साम्राज्य, और इसी तरीके महेशमती जो है एक जगह का नाम भी था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ छोटा सा पॉइंट आप समझ पाएंगे। बहुत डिटेल में लेके चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी खास नहीं पता, लेकिन बस आप सीखना चाहते हैं। ठीक है जी, अब समझने की कोशिश करते हैं। ये जो विजयनगर एम्पायर है ये आपको देखने को कहां मिलता है? आज आप कर्नाटक अगर घूमने जाते हैं तो कर्नाटक में आपको एक जगह जाना होगा घूमने जिसका नाम है हम्पी। ये जो हम्पी है ये यही विजयनगर एम्पायर है। यानी एक जमाना था जब यहाँ पर विजयनगर एम्पायर हुआ करता था। आज जो है यहाँ पर हम्पी आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, और जो हम्पी है ये ये यूनेस्को की लिस्ट में है, आपको शायद पता होगा। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसके अंदर ही आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट्स बनाते चल रहे हैं। अभी आप ऐसा ना हो कि अभी आप चैट करें और बाद में कहें अरे सर लिखने का टाइम तो दे दो। ऐसा काम मत करना मेरे दोस्त, साथ साथ लिखते चलना। ठीक है, 1986 जो है उसमें हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड करा गया है। अभी तक इस पेज पे जो बातें लिखी हैं उसमें से ये शायद पिछले नोट्स में नहीं होगा, ये शायद पिछले नोट्स में नहीं होगा। ये मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए डेटा ऐड करते चलूं। मेरे हिसाब से यही सही तरीका है, बट बदले में मेक श्योर जितने समय आपके पास एक्स्ट्रा है उसमें आप बाकी चीजें कवर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए एंड में करंट अफेयर्स भी बच गया और कुछ भी बच गया। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? आगे चले। नहीं, वो विशाखापट्टनम है ग्रीन, मैगजीन से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बढ़िया, चले आगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा वापसी खोलते हैं। आपको बचपन में पढ़ाया गया था कि दिल्ली सल्तनत में एक जगह हुआ करती थी जिसे हम कहते हैं तुगलक वंश। याद होगा आपको, दिल्ली सल्तनत में एक जगह या एक इलाका, एक समय, जैसा भी आप फ्रेम करना चाहो, इसे फ्रेमिंग पे मेरा कोई खास ध्यान नहीं है, वो था तुगलक वंश। अब ये मैं आपसे पूछता हूँ कि तुगलक वंश कब आया होगा, तो आप कहेंगे सर 1206 से लेकर 1290 तक तो अपना था ममलुक वंश। इससे आगे जाओगे 1320 तक था अपना खिलजी वंश। इससे आगे जाओगे तो अपना क्या होगा, यहाँ पर होगा तुगलक वंश। कहां तक होगा जी तुगलक डायनेस्टी? ये कहां तक होगा जी? 1414 तक होगा। इसी में होगा इन्वेजन ऑफ तैमूर वगैरह, वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो इसी के बीच में एक समय पड़ेगा जिसे आप बोलेंगे 1336। इसे नोट कर सकते हैं आप इसी तरीके, अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप इसे ऐसे नोट करेंगे। जो 1336 ईयर है इसमें बना था क्या? इसमें बना था विजयनगर एम्पायर। ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि पेपर पूछ चुका है विजयनगर एम्पायर जब बना था तो दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी थी। इस तरीके के सवाल जो है बन चुके हैं काफी सारे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था तो 1336 के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश तो बाद में हुआ होगा, मतलब लगा होगा एम्पायर। सबसे पहले तो बस एक इंसान आया होगा जिसने उस गद्दी पे विराजमान होकर कहा होगा जी मैं एक नए इलाके की या नए प्लेस की स्थापना करता हूँ। तो जो विजयनगर एम्पायर है इसकी कई सारी डायनेस्टीज हुआ करती होंगी। जैसे कि हम बात करते हैं आपके साथ, दिल्ली सल्तनत में ममलुक वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक है, सैयद है, लोदी है, मुगल वंश है उसके बाद। तो ऐसी इसकी भी कोई डायनेस्टीज हुआ करती होंगी। तो इसकी जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वो थी संगम डायनेस्टी।
संगम डायनेस्टी, ठीक है। अभी के लिए मैं एक ही डायनेस्टी लिखूंगा, आप यहाँ पर 2 4 5 लाइनों का स्पेस छोड़ देना अपनी कॉपी में। इतना स्पेस आप छोड़ के रखना कि इसमें 4 5 नाम और आ जाए, और सही समय आने पे मैं आपसे यहाँ पे फिलअप कराता रहूंगा, ठीक है जी। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, यानी आप इसके नीचे स्पेस छोड़ेंगे करीब 4 5 लाइनों का, और जैसे जैसे मैं डायनेस्टी आपको अगले पेजेस पे लिख के दिखाऊंगा वैसे वैसे आप उन्हें यहाँ पर भी छापते रहेंगे। पहली डायनेस्टी जो है संगम डायनेस्टी है, और इसकी बात मैं आपके साथ अगले पेज पे करता हूँ, ठीक है। देखिए, जो संगम डायनेस्टी है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये संगम डायनेस्टी जो है ये बनी थी कब? एस्टैब्लिश्ड 1336 बाय दो भाई हुआ करते थे जिनका नाम था हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का ये दो भाई हुआ करते थे, ये जो है ब्रदर्स हुआ करते थे, इन्होंने डायनेस्टी बनाई थी, ठीक है। और जो संगम शब्द है, संगम शब्द ये था इनके इनके फादर का नाम, समझ गए जी। इनके फादर का नाम हुआ करता था ये संगम, तो इन्होंने अपने पिता के सम्मान में जो है संगम वंश की स्थापना करी, समझ गए। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, बच्चों के नाम पे दुकान खोल देते हैं, किसी का बुटीक है, किसी की किराने की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, ऐसी बहुत लोग क्या करते हैं अपने माता पिता के नाम पे। आपने देखा होगा बहुत बार कोई दुकान आप देखोगे गोल्ड की तो अपने पिता के नाम पे, माता के नाम पे खोली होती है। तो इसी तरीके इन्होंने जो वंश की स्थापना करी वो अपने पिता के सम्मान में, पिता के नाम पे संगम वंश के नाम से रखा गया, इस वंश को जाना गया, ठीक है जी। अब संगम जो खुद हुआ करते थे, ये एक ककातिया वंश हुआ करता था, उसके एक मंत्री हुआ करते थे, और फाइनली जो है इनके 4 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, इनके 5 बेटे थे, उनमें से 2 बेटे जो है एक वंश की स्थापना कर देते हैं। अभी के लिए बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी के लिए इतना ही समझेंगे। क्या यहाँ तक आप कंफर्टेबल है? क्योंकि ये पहला वंश है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यही 2 इंसान ऐसे हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी। भाई जो पहला वंश बना रहा है वही विजयनगर एम्पायर भी बना रहा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो विजयनगर एम्पायर है उसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई है? वो करी गई है हरिहर एंड बुक्का के द्वारा, बाय हरिहर। बिलाल सब बताया जाएगा बेटा, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, चिंता मत करो। हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं, पेपर का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसकी फर्स्ट डायनेस्टी मैंने आपको बता ही दिया। ये सर स्थापना कैसे करते हैं, क्या बात है, बताएं क्या कहा जाए आपको? कर दिया जाए कलम आपको? नहीं ना, तो ऐसा काम ना करें आप, है ना। थोड़ा सा शांत रहें। रोज रोज जो आपका ये आप लोगों का जो पगलापन है, ये मैं रोज रोज हर क्लास में नहीं सह पाऊंगा, कोशिश करें जरा पहले मुझे पढ़ाने दें, ठीक है। संगम डायनेस्टी जो है ये 1336 में एस्टैब्लिश होती है बाय हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों ब्रदर्स होते हैं, ये अपने पिता के नाम पे एक वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब बड़े ही ध्यान से बात को समझना। दिल्ली में एक इंसान बैठा है, कोई बता सकता है दिल्ली में कौन बैठा है? दिल्ली में 1336 में कौन बैठा होगा? मैं देखता हूँ आपका दिमाग कितना तेज चलता है। दिल्ली में देखिए, अगर आप अपने पुराने पन्ने पलट के देखते हैं तो दिल्ली में 1336 में बैठा होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मैं इसे एमबीटी लिखना पसंद करूंगा, ठीक है। और 1336 से पहले भी यही बैठा था, 1336 के बाद भी ये बैठा था। यानी कोई पूछता है दिल्ली में कौन सा शासक हुआ करता था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 1336 में जो शासक हुआ करता था ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई थी। ये भी पेपर काफी बार पूछ चुका है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? अब आपको ये भी याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि ये बहुत ही ज्यादा जो है अलग दिमाग के थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करा करते थे, और ये भी आपको शायद याद होगा कि बार बार इनके जमाने में रिवोल्ट हुआ करते थे। इसलिए पहले वो पूरा पोर्शन पढ़ाया गया जिससे कि हम कनेक्शंस को जो है बिल्डअप कर पाए। एक बार ईयरफोन्स का इस्तेमाल करें प्रफुल, ठीक है। ये बार बार जो है साउथ इंडिया आते थे अपने एम्पायर को बचाने के लिए, फिर रिवोल्ट हो जाते थे, नॉर्थ में वापसी चले जाते थे, सारी बातें हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक समय हुआ जब फिर से साउथ में एक रिवोल्ट हुआ, और वहां पर एक इंसान ने रिवोल्ट करा जिसका नाम था बहाउद्दीन गुरशास्प। लिख दूंगा अगले पेज पे, चिंता मत करो। और बहाउद्दीन गुरशास्प जो है उसने रिवोल्ट करा और वो भाग के आ गया कहां पर? हरिहर एंड बुक्का वाले इलाके में आके छुप गया। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी हरिहर एंड बुक्का जो है कुछ छोटे मोटे रूलर हैं जो कहीं पर राज कर रहे हैं, और उनके इलाके में आके वो शरण उन्होंने ले ली। यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगले पेज पे चलते हैं। रिवोल्ट ऑफ बहाउद्दीन गुरशास्प अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक। ये लाइन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ बहाउद्दीन गुरशास्प अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक। जो बहाउद्दीन गुरशास्प है ये जो है सीक्ड हेल्प फ्रॉम हरिहर एंड बुक्का, समझ गए। हरिहर एंड बुक्का से इन्होंने मदद मांगी, पूरा लिख देता हूँ, और कहा कि देखो मैंने जो है ऐसा ऐसा कर दिया है, प्लीज मुझे बचा लो। अब इल्तुतमिश तो है नहीं है, तो इन्होंने क्या करा? मदद कर दी। और इन्होंने जो है मदद कर दी
तो ये बात पता लग गई मोहम्मद बिन तुगलक को कि ऐसे कोई छोटे मोटे जो है कहीं के शासक हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मेरे दुश्मनों की मदद कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, जो है एमबीटी किल्ड बहाउद्दीन कुरशास्प, गुड आफ्टरनून, और एमबीटी अरेस्टेड हरिहर एंड बुक्का। लॉजिक समझ गए क्या है? लॉजिक ये है कि अगर तुमने मेरे दुश्मनों की मदद करी तो मैंने अपने दुश्मन को तो मार गिराया, लेकिन तुम्हें मैंने अपना बंदी बना लिया। क्या यहाँ तक आप कंफर्टेबल है? ये जो है इन्हें अपने साथ लेके आ गया एंड ऐसे लिख देता हूँ, दिल्ली लाया और इस्लाम कबूल करवाया। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी दिल्ली लाया इन्हें और इस्लाम कबूल करवाया कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम इस्लाम धर्म अपना लो। अब ऐसे इन्होंने क्या करा, क्यों करा ऐसा? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जानते थे कि ये दिमाग के तेज हैं, और अच्छा शासक वही है जो दिमाग के तेज लोगों को मारने की जगह उनका इस्तेमाल करना जानता है। जैसे कि अकबर आपने देखा होगा, इल्तुतमिश आपने देखे होंगे, आगे जाके हम कृष्ण देव राय जी की बात करेंगे। तो असली शासक वो है जो कि किसी तरीके सामने वाले को इस्तेमाल करना जानता है अपनी भलाई के लिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें मारा नहीं और अपने साथ इन्हें दिल्ली ले आया। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? फटाफट नोट करें इस पेज को। देखिए, बीच में बच्चे पूछते हैं कि क्या ये नोट करना है या नहीं करना। बड़ा हैरानी वाला सवाल मुझे लगता है बेटा। देखिए, जो नोट नहीं करना वहां पे स्पेसिफिकली बोला जाएगा। अगर मैं स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूं तो वो आपको भी अपनी कॉपी में बाय डिफॉल्ट लिखना होता है। कहीं पर मैं मेंशन कर रहा हूं कि नोट नहीं करना, सिर्फ वही चीजें छोड़नी है। अदर देन दैट आप खुद सोचोगे अगर अपनी कॉपी में आप नहीं लिखोगे तो आपको कैसे आज से 6 महीने बाद याद होगा ना। तो मेक श्योर आप चीजों को नोट करें। पहली लाइन रिपीट कर देता हूँ। एक छोटा छोटा इलाका आप इमेजिन कर सकते हैं। सीख का मतलब मांगी, मैंने मदद मांगी हरिहर बुक्का से, तो आई एम सीकिंग हिज हेल्प, या मैं मदद मांग रहा हूँ उसकी। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? किंग कौन था? हरिहर एंड बुक्का प्रधान लीडर टाइप थे ना जी। हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के कंपैरिजन में छोटे ही शासक। ठीक है, क्या यहाँ तक इसे आप एक सवाल है लिसा, कोई आपका ऊपर गया, प्लीज मुझे क्वेश्चन टाइप में भेज दो, जाने से पहले डिस्कस कर लूंगा। बहाउद्दीन गुरशास्प के जरिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो जो है हरिहर बुक्का से मिला और इन्हें दिल्ली ले आया। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे चलते हैं जी। सीख का मतलब होता है मदद मांगी। ठीक है जी। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनके काम करने के तरीके से बहुत ही इंप्रेस हुआ। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि ये है दिल्ली का लड़का और ये जो दोनों हैं ये साउथ के हैं, तो ये अलग तरीके काम करते होंगे इनसे। तो इन्होंने देखा कि यार वाह, ये तो बहुत ही अलग तरीके काम करते हैं। जैसे मैं जब पहली बार बैंगलोर गया था कुछ समय पहले, या फिर मैं जब पहली बार हैदराबाद गया था, तो मैंने वहाँ का जो खाना देखा था, मुंबई का भी सेम था, पुणे का भी सेम था। तो मैं खाने से जो है बड़ा मतलब हैरान हुआ था कि हम लोग जो खाते हैं साउथ का बता के वो बिल्कुल ही अलग होता है जो एक्चुअल साउथ है। जैसे मैं आपको अगर बताऊं तो इडली जो हमारे यहाँ नॉर्थ में है वो बिल्कुल अलग होती है साउथ से, जो डोसा है वो बिल्कुल अलग होता है। इसी तरीके अगर आप कुछ भी खाएंगे तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके हो सकता है ये भी जो है इन्हें भी महसूस हुआ कि काम करने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग था। अरेस्टेड बाय नहीं होगा बेटा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अरेस्ट करा हरिहर बुक्का को। अरेस्टेड बाय लिखूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा एमबीटी अरेस्ट हो गया बाय हरिहर एंड बुक्का, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? अरे नहीं भैया, बैंगलोर में अपने जीवन के और किसी काम से भी गया हूँ कभी, हैदराबाद में मैं नॉर्मली जा सकता हूँ, मुंबई में मुझे और कोई काम हो सकता है, पुणे में भी हो सकता है मैंने कभी काम करा हो। ठीक है, तो ऐसे हर चीज में अपना ये 1400 ग्राम का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी इसे स्क्रीन पे रोक के रखो। ठीक है जी, चलो जब जाएंगे तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा, चिंता ना करें। चले दोस्तों आगे, चलें आगे दोस्तों। कंफर्टेबल यहाँ तक ऑल गुड है? चलो, अब हुआ क्या कि इन्हें इतना एतबार हो गया इन पे, तो इन्होंने कहा कि जैसे कि आपको याद है अभी इस समय स्क्रीन ब्लैंक है दोस्तों, आपको याद है अलाउद्दीन खिलजी को इतना विश्वास था मलिक काफूर पे कि वो कहता था मलिक काफूर तुम ही जाओ अपना, तुम इस मिशन पे जाओ। आपको याद होगा मूवी में भी वो कहता है क्या मेरे हाथ में जो है प्रेम की लकीर बना सकते हो तुम, तो वो क्या कहता है नहीं हजूर, और उस पर सर रख के जो है रोता है। तो इसी तरीके क्योंकि उन्हें आपस में एक दूसरे पे काफी विश्वास था, तो ऐसी हरिहर बुक्का जो है उन पर भी बहुत विश्वास हो गया किसी मोहम्मद बिन तुगलक को, और इन्हें ही मिशन पे भेजने लगा। वो साउथ पे रिवोल्ट हो रहा है, जाओ जरा देखो, 2 लाफे मार के उसे सेट करके आओ। ठीक है, जैसे ही ये साउथ मिशन पे आते थे तो एक अच्छा काम करते थे, फिर ऐसे ही चलता रहा, समय आगे बीतता रहा। बट एक समय आया, इन्हें रास्ते में मिला एक इंसान, वो एक था ब्राह्मण। यानी ये साउथ में फिर से आए और जो है एक इंसान से मिले, एक ब्राह्मण से मिले जिसका नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य, और इनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। यानी हरिहर एंड बुक्का जो है, हरिहर एंड बुक्का जो है ये मिले किससे? एक ब्राह्मण से मिले, विद्यारण्य नाम के ब्राह्मण से।
और इनसे मिलने के बाद क्या है, इनका हृदय परिवर्तन हो गया। जैसे कि आप अभी तक जीवन में सोचते थे, हो सकता है अभी भी आप कई बच्चे सोचते हो कि अरे ट्रिक से पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताओ। अब धीरे-धीरे क्या होगा, एक समय आएगा आप किसी ऐसे इंसान से जो मिलेंगे जो आपको बताएगा, अरे बेवकूफ, ये कोई तरीका थोड़ी है पढ़ने का। तो ऐसे ही ये जो है एक इंसान से मिले, और देखो कभी-कभार अपनी तारीफ करनी पड़ती है यार, बच्चे तो करते नहीं है, तो खुद ही हमने सोचा हम कर लेते हैं। तो ये एक ब्राह्मण से मिले जिसका नाम था विद्यारण्य। तो जो विद्यारण्य है ये इन्हें बताते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो ये कोई तरीका है जीवन जीने का? और ये जो है उनसे बातचीत करके उन्हें एहसास दिलाते हैं कि तुम अपना शुरुआत देखो, तुमने कहाँ करी है, तुम अपने इलाके के हो, तुम ये दिल्ली क्या करने गए हो? ये जॉब छोड़ो और अपना कोशिश करो, अपना स्टार्टअप शुरू करो। तो ये कहते हैं यार बात तो सही है। तो ये इस बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इनका विचार होता है और फाइनली ये जो है जब दक्षिण भारत आते हैं तो यहाँ से वापसी ही नहीं जाते और खुद ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ जो है विद्रोह कर देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? देखिए अधिकतर किताबें ऐसा नहीं कहती हैं, लियोनार्डो वो कहते हैं कि वही इन्हें भेजा करते थे। कुछ किताबें ऐसा कह भी देती हैं एस्केप। अगेन देखिए दिस इज सब्जेक्ट टू डिबेट। तो अपने लिए काम की बात सिर्फ इतनी सी है कि इन्होंने जो है 1336 में जो है इनकी शरण में आकर एक वंश की स्थापना करी 1336 में, हरिहर एंड बुक्का। स्टार्टेड या एस्टैब्लिश्ड, ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, फैंसी लगेगा थोड़ा बच्चों को। एस्टैब्लिश्ड विजयनगर एम्पायर। और ये जो इन्होंने विजयनगर एम्पायर बनाया, ये बनाया कहाँ पर? एक नदी हुआ करती थी, आज भी हुआ करती है, कल भी होएगी जरूर, तुंगा भद्रा जो नदी है जिसे अंग्रेजी में तुंगा भद्रा कहते हैं, तुंगभद्रा है, इसके किनारे इन्होंने जो है इसकी स्थापना करी। और जो लोकेशन थी, वो लोकेशन जो थी इसकी हम जानते हैं कि हम्पी वाली लोकेशन थी। और हम्पी जो है आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। और इसके जो फर्स्ट रूलर बने वो बने बड़े भाई, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, ये जो है हरिहर, हरिहर प्रथम। ये पेपर का सवाल है। दूसरे नंबर पे जो इनकी फर्स्ट कैपिटल बनी वो बनी अनागोंडी, ANAGONDI। यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाएंगे, पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर एक तरफ और ये पूरा पोर्शन एक तरफ। विश्वास मानिए मेरा, 50% से ज्यादा सवाल विजयनगर एम्पायर के अगर आप सारे देखते हो पिछले 5 साल के, तो उसमें से 50% से ज्यादा सवाल इस पेज से बने, ठीक है जी। रिवर है तुंगभद्र, TUNGABHADR। बिल्कुल राहुल, तभी तो एस्टैब्लिश कर पाए। ANAGONDI, अनागोंडी। अनागोंडी कहाँ है? सोच के देखिए आपको क्या लगता है बेटा, ये हम्पी वाले इलाके में होगी ना, कर्नाटक में। हरिहर एंड बुक्का। देखिए कुछ समय के लिए पकड़ तरुण, 2 कहानियां सुनाता हूँ, दोनों में से जो फेवरेट लगे वो चुन लेना, काम की दोनों नहीं है SSC पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली कहानी है कि मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें पकड़ के ले गया था, कुछ ही समय के बाद ये वहां से फरार हो गए और इन्होंने आकर अपना ही एक एम्पायर बना दिया जिसे विजयनगर एम्पायर कहा गया। ये एक कहानी। कहानी नंबर 2, हरिहर एंड बुक्का जो है इन्हें पकड़ के वो ले गए थे, लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को इन पर विश्वास हो गया और वो इन्हें भेजने लगे मिशन पे, लेकिन फाइनली इन्होंने जो है उन्हें उनके खिलाफ ही जाके एक नए एम्पायर की स्थापना कर दी। दोनों में से आपको जो बढ़िया लगे वो चुन लेना, अपने काम का डेटा जो है वो स्क्रीन पर है। कैपिटल क्या लिखे हैं आप? ANAGONDI। देखिए राजा नहीं थे मोइन, बस अपने इलाके के आप कह सकते हैं बड़े आदमी थे, रूलर थे, छोटे मोटे रूलर थे, ऐसे विजयनगर एम्पायर जो है नहीं बना था, ठीक है। आगे चले। संगम डायनेस्टी का क्या हुआ है बेटा? संगम डायनेस्टी ही इन्होंने बनाई है। चलो आगे चले दोस्तों। अब आपको शायद याद होगा कि एक ब्राह्मण हुआ करता था जो कि पेज के ऊपर लिखा हुआ है, विद्यारण्य। क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तो हम कह सकते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर है इसी को हम कहते हैं विद्यानगर एम्पायर, ठीक है जी। ये एक काम की बात मैंने आपको बताई थी, इसे नोट करें। ये पेपर में सवाल बनेगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। वो बात अलग है कि जो बच्चा जल्दी जल्दी में पेपर देता है वो सही आंसर प्रिडिक्ट कर देगा क्योंकि उसे विद्यानगर में विजयनगर जैसा लगेगा और वो आंसर निकाल लेगा। बट फैक्चुअली जो ये बात है ये आप सभी को पता होनी चाहिए। विजयनगर और संगम में कंफ्यूज हो रही हूँ, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें बेटा, थोड़ा समय मुझे दें आप। चलें आगे दोस्तों। दोनों सेम है सर? जी हाँ दोनों सेम है। चलो अब देखिए बात कुछ ऐसी है कि जो विजयनगर एम्पायर है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। अब विजयनगर एम्पायर जो है शुरू हो चुका है और यहाँ से एक एक करके हम डायनेस्टीज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली डायनेस्टी जो है वो हम पढ़ेंगे संगम डायनेस्टी।
अगर अभी भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर तो दिल्ली सल्तनत है, और संगम एम्पायर जो है, संगम डायनेस्टी जो है, ये आपका है स्लेव डायनेस्टी। आप समझ पाया रूपा, आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो पाया, या जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन है कि वो एक एम्पायर है जिसमें 5 अलग-अलग आप कहेंगे जो है पीढ़ियाँ आएँगी, या जिस भी तरीके आप कहना चाहें वंश आएँगे, और उसमें जो पहला वंश है वो संगम वंश। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यस अंजलि। नहीं बेटा, उसमें नहीं हुआ है, 1336 में नहीं हुआ है। ये एक लंबा समय था क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी समय से थे, तो इट टुक टाइम, बट जो हमारे लिए काम का डेटा है वो आपको मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है? चलो, अब संगम डायनेस्टी जो है इनके पिता के नाम पे है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न जो है थोड़ा-सा कम हो जाए। एक कैपिटल मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रूलर की। रूलर की अगर आपसे बात करता हूँ तो सबसे पहले रूलर जो आएँगे वो आएँगे कौन? हरिहर वन, और दूसरे नंबर के रूलर आएँगे बुक्कावन। ये दोनों भाई हैं, समझ गए ना? यानी हरिहर वन पहले राज करेंगे और ये 1336 से अपना राज शुरू करेंगे और यहाँ से जाएंगे 1356 तक। 20 साल तक ये अपनी हुकूमत दिखाएंगे, और उसके बाद जो है छोटा भाई जो इनका है वो उस गद्दी पर आके बैठेगा, और 1356 से ही जो है 1377 तक करीब करीब आप कहेंगे ये भी जो है 20 साल तक राज करेगा। चलिए आगे दोस्तों, जी हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं मोइन। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम जो है ये दो शासक हमारे बने। इस्लाम अडॉप्ट किया था, लेकिन जब ब्राह्मण से ये मिले थे तो उसके बाद इनका शुद्धिकरण हो गया था। शुद्धिकरण कहना देखिए मुझे एक अच्छा शब्द नहीं लगता, इसलिए मैं वो लाइन नहीं बोली थी, बट इतिहास के पन्ने ऐसे ही कुछ कहते हैं कि वापसी जो है ये जो है इन्होंने अपना जो ओरिजिनल धर्म था उसे अपना लिया था। ठीक है, शुद्धिकरण जैसा जो शब्द है मुझे ऐसा लगता है सही शब्द नहीं है। ठीक है, चलो, हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम, यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं दोस्तों? एक बार कंफर्म करें, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे, पक्का? अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, धीरे 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 करके चीजों को अपने करीब लाएंगे, चीजों को धीरे धीरे जो है अपने करीब लाएंगे। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले एक छोटे से इलाके से शुरुआत करी, इसकी कैपिटल इन्होंने बना दी अनागोंडी। धीरे धीरे आगे चलेंगे, होयसाल को जो है कब्जे में लेंगे, आगे चलेंगे मदुरा को जो है कब्जे में लेंगे, धीरे धीरे करके ऐसे इलाकों को जो है अपने कब्जे में लेते चलेंगे और उन्हें जो है ऐड करते रहेंगे अपने एम्पायर में। ठीक है जी, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या क्या एडिशन हुआ है इनके जमाने में। एडिशन इन्होंने जो करा है वो करा होयसाल का, मदुरा पे भी इन्होंने अटैक करा है, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखवाता हूँ बिकॉज बहुत लंबा चौड़ा तो हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने जो है मदुरई को ऐड करा है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? हरिहर प्रथम के समय होयसाल नाम की जो जगह है वो विजयनगर एम्पायर में ऐड हो गई, और बुक्का प्रथम के समय मदुरई नाम की जो जगह है वो जो है विजयनगर एम्पायर में ऐड हो गई। क्या इस बात को आप समझ पाए? और बुक्का प्रथम ही है जिनसे जुड़ी है ट्रीटी विद मोहम्मद शाह ऑफ बेहमानी एम्पायर। इन्होंने ही ट्रीटी साइन करी थी बहमानी एम्पायर के, एक बहमानी साम्राज्य इनके पड़ोस में ही हुआ करता था उनसे। मोहम्मद शाह वहां के उस समय शासक थे, और इन्होंने क्या करा था, एक ट्रीटी साइन करी थी, और उसमें कहा गया था कि जो कृष्णा नदी है और तुंगाभद्रा जो नदी है, इनके बीच का जो इलाका है वो जो है किसके पास आएगा? विजयनगर एम्पायर के पास आएगा। इनके जो बीच वाला इलाका है, इनके जो बीच में दोआब है, वो किसके पास आएगा? वो होगा विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल आप लिख सकते हैं अपना डाउट। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे कोई बात नहीं, आप इसे नोट कर लो। चले आगे, नोट करें, अगले पेज पे कुछ बढ़िया बात समझाता हूं आपको, रिपीट कर दी जाएगी, अभी आप इसे नोट कर लें बस। मैं बोल देता हूं, समझाऊंगा इसे अगले पेज पे, स्पेस की कमी है। बुक्का प्रथम ने ट्रीटी साइन करी बहमानी एम्पायर के मोहम्मद शाह के साथ, और उसके नीचे लिखा कृष्णा रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर, तो उसके नीचे लिखा दोआब, और उस पर लिखा विजयनगर एम्पायर। चले आगे, चलो देखिए, एक नदी जा रही है, ठीक है, एक दूसरी नदी जा रही है। मैं यहाँ के इलाके में जो है राज कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स ना करते हुए थोड़ा सिंपल बनाते हैं, इस तरीके बनाते हैं। मैं जो हूँ इस इलाके में, अपना राज है मेरा, ठीक है, मैं आराम से यहाँ पर राज कर रहा हूँ और गाने गा रहा हूँ। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है। मैंने ऐसा गाना गाया। अब उसके बाद जो है शांति खत्म होने लगी क्योंकि रिसोर्सेज की कमी लगने लगी, तो मैंने क्या करा, ये जो नदी जा रही है, नदी कृष्णा नदी है, ठीक है,
मैप इज नॉट टू स्केल, ये नॉट टू स्केल है, और ये जो नदी है ये जा रही है तुंगभद्रा। आप अगर जानते हैं ये बात तो अच्छा रहेगा, नहीं भी जानते तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ज्योग्राफी में पढ़ा दूंगा कि तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी से मिलती है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। ऐसी तुंग जो भद्र जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, अभी के लिए इसे हम इग्नोर करते हैं, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए जरा, आप भी कभी कभी क्या बोलते हैं, क्या बात है बेटा ये नहीं बोलूंगा ना तुम सो जाओगे और पेपर में तुम रो जाओगे, सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ये सब बातें। गाना तो जो मैं घर पे गाता हूँ वरना अकेले में, ठीक है। ये जो इलाका है, क्या ये इलाका होगा कृष्णा और तुंगभद्र के बीच का? कृष्णा और तुंगभद्र के बीच का इलाका होगा। अब द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। दो आब, दो का मतलब टू, आब का मतलब जल, पानी, रिवर, जैसे भी आप कहना चाहो, तभी तो पंजाब पांच, और आब का मतलब रिवर या पानी, पांच नदियों का एक राज्य पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो ये इलाका जो है ऐड हो जाएगा किसके पास? विजयनगर एम्पायर के पास। तो इसका मतलब ये है कि जो नई बाउंड्री बन जाएगी विजयनगर एम्पायर की, वो बन जाएगी कृष्णा नदी। क्या इस बात को आप समझ पाए? पक्की बात। यानी जो बाउंड्री है वो शिफ्ट हो गई, विजयनगर एम्पायर का एक्सपेंशन हो गया, और वो बाउंड्री शिफ्ट होकर कहां से कहां पहुंच गई? ये पहुंच चुकी है तुंगभद्रा से आप कहेंगे कृष्णा नदी पे, ठीक है जी। रिपीट करता हूं, देखिए आप ध्यान से सुनिए, आप इधर उधर की बातों में ज्यादा चक्कर में ना पड़े। ये इलाके पे मेरा राज है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये इलाका भी अपने कब्जे में ले लिया, तो क्या मैं कह सकता हूं अब मेरे और पड़ोसी के बीच में जो बाउंड्री हो गई वो ये वाली हो गई? सोच के देखो, एक्सपेंशन दोनों का नहीं होगा, उसका तो कम हो गया ना ऑलरेडी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये कुछ ऐसी कहानी है कि आपने ये दो मकान है, ये दो प्लाट है, जिसमें साथ वाले का प्लॉट है और ये मान लेते हैं हमारा प्लॉट है, ठीक है। अब ये ईंट जो है इधर की इधर लग गई। बचपन में आपने कहानियां सुनी होगी, कोई आपके रिश्तेदार के पड़ोसी ने ऐसा धोखा करा होगा कि मकान बनवाते समय जो है एक ईंट इधर कर दी होगी। तो इससे क्या होगा कि इसका इलाका कम हो गया और इसका इलाका ज्यादा हो गया। समझ गए जी? तो अच्छा करिए, सभी के रिश्तेदार बेकार हैं इसका मतलब तो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो क्या मैं यहाँ पर एक बात लिख सकता हूँ, कृष्णा रिवर became the new boundary between क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? कृष्णा रिवर बिकेम द न्यू बाउंड्री बिटवीन विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के शासनकाल में जो कृष्णा नदी है वो नई सीमा बन गई विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में। देखिए ये जो नदी मैं आपको शायद दोबारा समझाता हूँ, ये कृष्णा नदी जा रही है और इससे एक नदी ये मिल रही है जो तुंगभद्रा है, दिस इज तुंगभद्रा, ठीक है। अब अगर मैं इस इलाके को कब्जे में ले लेता हूँ तो क्या मैं कहूंगा कि अब आपकी और मेरी बाउंड्री ये वाली हो गई है, जो कि पहले ये वाली थी? कुछ ये वाला सा लॉजिक है, मतलब थोड़ा सिंपल है, इसे ना ज्यादा कंफ्यूज होकर मत सोचो, सिंपल है थोड़ा सा, मतलब शांत दिमाग से सोचोगे तो समझ जाओगे, ठीक है जी। आगे चले। देखिए एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो बुक्का प्रथम है इन्हें एक और नाम से जाना जाता था, बुक्का प्रथम को एक और नाम से जाना जाता था, वो नाम था वेद मार्ग प्रति प्रतिष्ठापक। BEDMARGPRATISTHAPAK। जी हाँ, फायदा इसमें विजयनगर का हुआ, ये एक्सपेंशन हुआ विजयनगर का, ठीक है जी हाँ। ये इनका टाइटल था, ये इनका टाइटल था। अरे वाह, बहुत बढ़िया मित्र। तो आप होता है द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। आप नोट कर सकते हैं अगर आपको दो आप का मतलब नहीं पता, जिसे लैंड बिटवीन टू रिवर्स। यस यस अर्पणा, बट देखिए कहीं तक मुझे सीमित होना पड़ेगा, इसलिए मैं एसएससी के सवालों को मद्देनजर रखते हुए आपको डेटा लिखवा रहा हूँ। ये यूपीएससी होता तो मैं और डेप्थ में जाता, बट अगेन जितनी जरूरत है उतना है ना। कोल्ड के लिए मैं जबरदस्ती आपको कोविड की दवाइयां नहीं दूंगा, कोल्ड ऐसे ही ठीक हो सकता है, तो मतलब वो वाली सोच मैं इस समय दिमाग में रख के बैठूंगी, जितना जरूरी है उससे एक दो लेवल ऊपर जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ऑलरेडी बहुत डेटा है अपने पास। चलो आगे चलिए। अब सबसे पहले आए थे कौन? हरिहर वन, फिर आए बुक्का वन, अब कौन आएंगे? फिर आएंगे हरिहर टू। कितना बढ़िया लॉजिक है ना। देखो ये ना आपने नोटिस करा होगा, बहुत बार जो बच्चे हैं, पोते हैं, दोते हैं, इन सब के नाम जो है दादा परदादा के नाम पे होते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर कोई सक्सेसफुल है तो उसका नाम अगर कोई रख लेता है तो एक लिंक बन जाता है कि ये भी सक्सेसफुल होगा। सोच के देखो, जैसे
एक बाहुबली के ही जो दोनों नाम थे दोनों एक जैसे थे, अमरेंद्र बाहुबली और शायद महेंद्र बाहुबली। तो एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है कि हाँ नाम एक जैसा तो हो सकता है काम भी एक जैसा, जो कि जरूरी नहीं। इसी वजह से बहुत बार आप नोटिस करोगे जो किसी पुराने इंसान का नाम है वही नाम जो है दोबारा भी कई बार उठा लिया जाता है। ठीक है, हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम बने, फिर बने हरिहर द्वितीय। दोबारा लिखता हूं मैं, यानी तीसरे जो रूलर बने हैं वो है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो है तीसरे बने, और इनका जो टाइटल था वो था महाराजा महाराजा धीराज। ठीक है, यहां तक आप बात समझ पाए? चलिए आगे। कबीर मुझे कह रहा है सुनो, देख रहे हो जरा 1.5 साल का बच्चा, कमाल हो गया। हरिहर द्वितीय जो है ये इसका टाइटल था महाराजा धीराज का, ये आपको पता होना चाहिए। इसने भी बहुत जगह पे अटैक करा, और बहुत जगह पे अटैक करने के बाद अभी तक एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर चल रहा है। अभी तक एक्सपेंशन चल रहा है विजयनगर एम्पायर का, काफी जगह पे अटैक हुआ है। एंड इसने भी जो है एक्सपेंशन करा विजयनगर एम्पायर का। इनफैक्ट इतना एक्सपेंशन करा कि ट्रेड बिटवीन श्रीलंकन रूलर्स एंड हिम आर एविडेंट। समझ गए? और इसी को दोबारा लिखता हूं दूसरे रूप में, जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम, अभी आप सभी के मैसेजेस पढ़ूंगा, श्रीलंकन रूलर्स। यानी कनेक्शन था, देखिए श्रीलंका बहुत दूर नहीं है कर्नाटक से, अगर आप इमेजिन करके देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे। तो वहां तक के कनेक्शन इन लोगों के बिल्डअप हो चुके थे, और वहां से भी जो है बिजनेसेस चला करते थे। मैं देख लेता हूँ क्या मैसेजेस हैं आप सभी के। एक बार ऑनलाइन में उसे लाया हूँ, हरिहर। चले आगे, अरे मिलवा देंगे, चिंता मत करो। चले आगे, फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए हरिहर जो द्वितीय हैं, इन्होंने भी एक्सपेंशन करा है, इनका भी एक टाइटल है महाराजा धीराज का। और इन्होंने भी एक्सपेंशन करा है विजयनगर एम्पायर का, काफी सारे इलाके जैसे कांची है, मैसूर है, तिरुचिपल्ली है, इन सबको जो है ऐड करा है विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, और जो ट्रेड है श्रीलंका और भारत के, या श्रीलंका और विजयनगर एम्पायर के बीच में जो है वो एविडेंट है, यानी उसके प्रूफ पाए गए हैं, सोर्सेस पाए गए हैं। और इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि वहां से जो है पैसा कमाया जाता था हरिहर द्वितीय या फिर विजयनगर एम्पायर के द्वारा। आर एविडेंट, इस कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस कर दो यार। टाइम पीरियड लिखवा दूंगा बट काम का नहीं है, 1377 से 1404 तक है, करवा देंगे, मुलाकात करवा देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल काम का नहीं है, आप लिखते लिखते पक जाएंगे, बट फिर भी क्योंकि आपकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए कि सर डेटा नहीं दे रहे हैं, इसलिए लिखवा रहा हूँ। ना ही आपको याद रहेगा और ना ही किसी काम आएगा, फिर भी लिख लो, अच्छा लगेगा आपको भी, लिख लिए 1377 से 1404। देखिए स्टेट वाइज हम मोइन डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे मैसूर है, तो मैसूर अपने आप में आज कोई स्टेट नहीं है। या फिर जो कनारा है जिसे हम केनरा बोलते हैं, वो भी अपने आप में कोई इलाका नहीं है। तिरुचिपल्ली जो है वो भी अपने आप में कोई स्टेट नहीं है। तो मतलब इसीलिए मतलब यहाँ पे स्टेट वाइज डिफाइन करना मेरे लिए थोड़ा सा पेचीदा रहेगा। कुछ प्लेसेस को इन्होंने ऐड करा, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ट्रेड बिटवीन श्रीलंकन रूलर्स एंड हिम। इसमें देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको भाषा में तकलीफ है, कि श्रीलंकन रूलर्स एंड हरिहर द्वितीय के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, उसके सोर्सेस मिले हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है जी, आगे चले। अरे भैया, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आप बात समझ पाए। लेकिन शायद आपको याद होगा कि बहमानी एम्पायर पड़ोस में है, जिसपे अभी कुछ ही समय पहले जो है एक इंसान हुआ करते थे, मोहम्मद शाह, जिसने ट्रीटी साइन करके जो है थोड़ा सा जगह जो है दे दिया था, किसे, बुक्का प्रथम को दे दिया था। बट वहां पे अगले जो सुल्तान बनेंगे वो हरिहर द्वितीय को हराएंगे। यानी यहाँ पर मैं आपके लिए नोट करता हूँ, फिरोज शाह बहमानी डिफीटेड हरिहर द्वितीय। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि विजयनगर एम्पायर खत्म हो जाएगा, बट फैक्चुअल आपको पता होना चाहिए कि फिरोज शाह बहमानी जो है, इन्होंने किसे हराया था, तो इन्होंने हरिहर द्वितीय को हराया था। ऑप्शन देगा हरिहर वन, और इस तरीके के 4 ऑप्शन बना देगा, और उसमें हरिहर द्वितीय जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे। फिरोज शाह, बेटा फिरोज शाह, जहां पे जो लिखा है नित्य वही है। चलिए आगे दोस्तों।
अब कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले रूलर की एक इलाका बताया है, यहाँ पर आप देखेंगे होयसाल, इसी तरीके दूसरे का मदुरई बताया है। इसी तरीके अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ यहाँ पर, तो तीसरे में जो एडिशन है, आप एडिशन करके ऐसे लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर गोवा आता है, बेलगांव आता है, बेलगांव को बेलगावी भी आप लिख सकते हैं, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिपल्ली जैसे भी लिखना चाहे, मैसूर आता है, कनारा आता है। ये सब इलाके जो है इन्होंने ऐड करे हैं। समझ गए जी क्या बात है। देखिए बेलगांव जो है, बेलगावी जो है एक ही है। ऐसे ही एक जगह हुआ करती है विजयपुरा, जिसे हम बीजापुर के नाम से जानते हैं। तो नामों की स्पेलिंग में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी इतिहास में और अब में, है ना। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। गोवा लिखा गया है, बेलगांव लिखा गया है, तिरुचिरापल्ली लिखा गया है। आप इसे त्रिचिरापल्ली लिख सकते हैं, तिरुचिपल्ली लिख सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं। ठीक है, मैसूरा लिख सकते हैं, कांची लिख सकते हैं, केनरा कनारा लिख सकते हैं, CANARA। नहीं अंजू, ये वाला सही है। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप प्लीज एक बार उसे सही कर के कनारा। और जी हाँ, जो बैंक वाला है वही वाला, और कांची, ये 4-5 नाम आप यहाँ पे नोट कर लें। ठीक है जी। अरे भैया, देवराय प्रथम कौन है ये, हमें क्या पता। चले आगे, चले दोस्तों आगे। अब आप लिखेंगे देवराय प्रथम, और उसमें भी सेम बात लिखेंगे, फिरोज शाह बेहमानी ने देवराय प्रथम को भी हराया। अब पेट में दर्द ठीक हुआ, पुदीन हरा मिल गई, तो कोशिश करो कि मेरे साथ साथ चल लो, पहले मुझे टॉपिक पूरा करने दो। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि भले ही आप सेकंड टाइम पढ़ रहे, लेकिन बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा सोचें, उन पे तरस खाएं। वो भी अपने भाई बहन, अपने ही कॉम्पिटिटर हैं, वो दुश्मन के कॉम्पिटिटर नहीं है। ठीक है, अपने पर्सनल जो है वो कॉम्पिटिटर है, तो उन पे थोड़ा सा रहम करें, और मुझ पे भी रहम करें, वरना मैं आप पे रहम करके आपको जो है कलम कर दूंगा 1 मिनट में। चले आगे, चलो अब बात कर लेते हैं देवराय प्रथम की। देवराय प्रथम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए इन्हें भी जो है फिरोज शाह बेहमानी ने हराया था, फिरोज शाह बेहमानी डिफीटेड देवराय। अब तो ठीक है, समझ गए जी क्या कहानी। और इनका भी देखिए फिर वही वाली बात हो जाएगी, 1404 से लेकर इन्हें 1422 तक ले जाओ, 1406 भी लिख सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे चाहे वैसे आप लिख सकते हैं। चलिए आगे दोस्तों, यही तरीके सीक्वेंस चलता रहेगा अपना, सब बातें बढ़िया बढ़िया चल रही है। यहाँ पर जो मेरे काम की बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि देवराय प्रथम के कोर्ट पोएट जो है वो थे श्रीनाथ। और श्रीनाथ जो है ये तेलुगु में कविता लिखा करते थे, और इन्होंने जो है, नहीं कृष्ण देव राय अलग इंसान है, जब वो आएंगे आपको बता दिया जाएगा। श्रीनाथ जो है इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था, टेक्स्ट कहें, पोयम कहें, जो भी आप उसे कहना चाहें, जिसका नाम था हर विलासम। हर विलासम, ये फटाफट नोट करें। डेट्स नहीं लर्न करनी है श्वेता, अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं। देखिए मैं आपको रोकूंगा नहीं, बिकॉज एसएससी का पेपर है ना, बट डेट्स को लास्ट प्रायोरिटी पे रखें। मैं ये सजेशन दे सकता हूँ आपको, बाकी समझदार को इशारा काफी, कि जो पेपर है वो डेट्स नहीं पूछता है। बाकी अगली बार आपके साथ धप्पा हो जाए तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट लार्जली देखा गया पिछले 5-7 साल 10 साल के पेपर भी देखोगे तो डेट्स जो छोटे एम्पायर से, छोटे शासक हैं, उनसे ज्यादा नहीं पूछी जाती। देवराय प्रथम जो है उनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे, जिसका नाम था श्रीनाथ। श्रीनाथ जी जो है इन्होंने एक चीज लिखी थी जिसे हम हर विलासम नाम से जानते हैं। ठीक है, हर विलासम नाम से इसे हम जानते हैं। ये हर बार का है बालकों का। चले आगे, यस मोइन, चले आगे। ब्रेक ब्रेक ही चल रहा है आप लोगों का, तो आगे चलते हैं। अगले नंबर पे आते हैं यहाँ पर देवराय द्वितीय। देवराय सर कुछ ना करके थक गए, हमें आराम करना। देवराय द्वितीय जो है ये यहाँ से अगले 20-22 साल के लिए राज करेंगे, 1442 से जो है, सॉरी ये जो है अगले 4 साल के लिए राज करेंगे बस, 42 से 46 तक। और ये जो है भले ही कम समय के लिए जिए हैं, बट ये माने जाते हैं सबसे महान, यानी इस डायनेस्टी के संगम डायनेस्टी के सबसे महान शासक। तो इनके कमेंट पढ़ पढ़ के जो है मेरा ही दिमाग खराब कर देंगे लोग। सही बोला था मैंने, 1422 से 1446 तक जो है इन्होंने राज करा, और संगम डायनेस्टी जो है इसके सबसे महान शासक माने जाते हैं। याद रखेंगे, इनका नाम है देवराय द्वितीय।
ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? और माना जाता है हाथियों के शिकार करा करते थे। देखिए आपको शायद पता होगा कि जो इतिहास के पन्ने हैं उसमें जानवरों के शिकार को करने वाले इंसान को बड़ा महान माना जाता है। जैसे कि आप मूवीज में देखेंगे, मूवीज में भी यही सब दिखाया जाता है कि जो मतलब जानवर का शिकार करता है, जो अपने से बड़े जीव का शिकार करता है, वो महान माना जाता है ना। जैसे कि भल्लाल देव जो है वो भी जो है सांड से लड़ा करते थे, मूवी में आपने देखा होगा। और जो बाहुबली है, उनकी जो वाइफ थी, वो भले ही उन्होंने सुअरों का शिकार करा था क्योंकि उन्हें अपनी फसलों को बचाना था, बट एक तरीके का वो भी शिकार ही था, माने ना माने, है ना। तो इसी तरीके माना जाता है ये जो है हाथी का शिकार करा करते थे। तो सलमान भाई को बीच में ले आए हैं ये लोग, कमाल। चले आगे दोस्तों, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक? अब इनसे ही जुड़ा है, याद रखेंगे, देवराय जो है इनसे ही जुड़ा है एक इंसान जिसका नाम है अब्दुल रजाक। ये आए थे। ये बेटा 1422 से 46 तक है। मैंने गलती से 42 से 46 लिख दिया था, उसे मैंने करेक्ट कर दिया। प्लीज से अगर आपने 42 लिखा था तो उसे आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब्दुल रजाक जो है ये आए थे भारत में, यानी इनके इलाके में आए थे। और ये ईरानी या फिर आप कहेंगे एक फारसी, एक पर्शियन ट्रैवलर हुआ करते थे। ये आए थे विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल योगेश, बताएं आगे। चलें आगे। फटाफट नोट करें। चलो, इनके बाद देखिए और कई सारे नाम आएंगे, एक एक करके मैं आपको नाम बता देता हूं बस। मल्लिकार्जुन, ये आएंगे, और इनके बाद आएंगे विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो है ये 1465 से 1485 तक राज करेंगे, और 1446 से 1465 तक राज करेंगे। और ये जो है ही थी। एक ही बात है बेटा अजय, सोचो एक बार। अरे बड़ी टेंशन वाली खबर है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब सही होंगे। बाकी तो क्लास के बाद देखता हूँ। सर आपने बताया नहीं, फिरोज शाह क्या करे रिपीट करके? जी हाँ, मैंने नहीं बताया, आगे बताएं। मल्लिकार्जुन जो है ये 1446 से 1465 तक राज करेंगे। उसके बाद विरूपाक्ष। विरूपाक्ष जो आखिरी रूलर है संगम वंश के। अपने को जो बात ध्यान रखनी है वो ये नाम ध्यान रखना है कि आखिरी रूलर, समझ गए जी बात। अब ये और ध्यान रख सकते हैं कि एक और इंसान आया था जिसका नाम था माहुआन। माहुआन लिखें इसे, या फिर माहुआन लिखे, जैसे भी आप लिखना चाहें। ये एक और इंसान आया था, इनमें से किसी भी नाम को याद कर सकते हो। ये एक चाइनीज ट्रैवलर था, ये आया था मल्लिकार्जुन के शासनकाल में। फटाफट नोट करें। जी हाँ, देवराय द्वितीय के बाद सुचारिता। चलें आगे, फटाफट नोट करें। देखिए इन क्लासेस में जब आपका डाउट क्लियरिंग सेशन के अलावा वाला जो पोर्शन होता है पौने 2 घंटे का, उसमें आपको वो नहीं पढ़ाया जाता जो आप पढ़ना चाहते हैं। उसमें आपको वो पढ़ाया जाता है जो हमें पता है कि आपका पेपर पूछता है। तो इस बात को भूलिए मत, है ना। आप ये ना सोचिए कि जो आपके डाउट्स है बस उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन ऑन वन डिस्कशन है ही नहीं। इन क्लासेस में वो पढ़ाया जाता है जो हम लोगों को लगता है कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हाथों हाथ आंसर के लिए गूगल करना सीखें, और सही आंसर्स के लिए क्वेश्चन टैब में अपने डाउट्स को भेजें। और हाथों हाथ आंसर्स मुझसे आप ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, बिकॉज पहले मैं अपना टॉपिक पूरा करूंगा, उसके बाद ही आपके डाउट्स को मैं उठाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे। सोच के देखिए 1446 से 1465 तक दिल्ली में कौन बैठा होगा। मोइन, एक बार आप गेस करके देखिए कौन सा वंश होगा, कौन सा क्या होगा। मैं उम्मीद करूँ आप निकाल पाएंगे। इसलिए पहले आपको वो पढ़ाया गया जिससे कि आप ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो है अपने दिमाग से खुद जो है बना पाए, ठीक है। आपको अपने हिसाब से गेस करें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए हैं। देखिए ज्यादा डेटा मुझसे लेकर कुछ हासिल नहीं होगा, ज्यादा मोटे मोटे नोट्स बनाकर कुछ हासिल नहीं होगा अगर वो अननेसेसरी नोट्स होंगे तो। इस बात को भूलिए मत, क्योंकि अभी तो मैंने शुरुआत करी है, अभी तो संगम डायनेस्टी पढ़ाई है। जिस दिन संगम लिटरेचर पढ़ाऊंगा ना मेरे दोस्त,
दिमाग खराब हो जाएगा। जो बच्चे पिछले बैच में मुझसे पढ़ चुके हैं ना, नाम नहीं बोल पाओगे, याद करना तो दूर की बात है, बोल ही नहीं पाओगे। मैं वॉइस मैसेज पे ले लूंगा ना, बोल नहीं पाओगे। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि सारा पढ़ना है तो उसके लिए हमें बीए करनी पड़ेगी, एमए करनी पड़ेगी, है ना, हिस्ट्री ऑनर्स टाइप हमें कुछ करना होगा। अगर एसएससी ओरिएंटेड वन डे एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो सबसे पहले वो पढ़ना होगा जो पेपर पूछता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूँ जिसके नोट्स इतने ज्यादा होते हैं, जैसे अभी बच्चे ने लिखा था कि सर पूरी हिस्ट्री के नोट्स से ज्यादा आपके सिर्फ मिडिवल के नोट्स हैं, तो मुझे भी कहीं तक तो सीमित रहना होगा ना, वरना फिर पर्पस बीट हो जाएगा सेशन का। वरना तो मैं कहूंगा किताब ही पढ़ लो। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये सिर्फ मॉडर्न इंडिया की किताब है, मानते हो ना, अच्छी किताब है ये, मैं मतलब फॉलो करता हूँ इसे, मुझे अच्छी किताब लगती है, सटीक बात करती है। कितने पेजेस की किताब है जी? 800 पेज की किताब है, 900 पेज की। अब आपको लगता है कि पूरे 900 पेज में आपको बैठ के क्लास में पढ़ा दूंगा? सेंस बनता है कोई इस बात का? 900 पेज में कैसे पढ़ा दूंगा, है ना, समझ पा रहे हैं आप बात को? अगर मैं 900 पेज ही पढ़ाऊंगा तो मैं खुद ही किताब से पढ़ लूं, तो मुझे इसमें से कुछ चीज उठानी पड़ेगी जो मुझे लगता है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली कोई दूसरी चीज में छोड़ूंगा। तो बस ये कहानी है, देखो, ठीक है। ये बार बार आप डाउट ना पूछे, इसलिए मैंने बीच में ही बता दिया है। सब कुछ जैसा कुछ नहीं होता इतिहास के पन्नों में, काम का होता है सिर्फ। जो मुझे काम का लगता है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, आपको लगता है नहीं सर मुझे इसके बारे में दो बातें और पढ़नी है कि संगम वंश में जो संगम जी हैं वो उनकी उम्र क्या थी जब वो मरे थे, और वो कौन सा दिन था, और मुझे देखना है कैलेंडर में निकाल के उस दिन डे कौन सा था, क्या वो चंद्र ग्रहण था, सूर्य ग्रहण था, बिल्कुल निकालें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जब कृष्ण देव राय जी की डेथ हुई थी उस दिन चंद्र ग्रहण था, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का सवाल है। करंट अफेयर्स में जो फरवरी का न्यूज आर्टिकल है उसमें बात लिखी हुई थी, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन वही पढ़ाऊंगा जहां मुझे सही लगता है। ठीक है जी, इसी बात पे आपको 1 मिनट का ब्रेक देता हूँ, उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने पहला वंश खत्म करा है बस, अभी हम जो है यहाँ से आगे चलेंगे, दूसरे वंश की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी विजयनगर एम्पायर खत्म नहीं हुआ है, ये वाला सेशन लगेगा और उसके बाद जाके आपका जहां तक पैक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जाने से पहले। जो विरूपाक्ष है, इनके बाद इनके बच्चे जो है कुछ दिन के लिए बैठेंगे, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाएगी और कोई और जाके उस गति पर बैठ जाएगा। ठीक है जी, चलो ये कैसे करंट अफेयर्स का पार्ट, बिकॉज इन न्यूज आर्टिकल का हिस्सा है हिमांशु, नेशनल न्यूज नाम के सेक्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तयाशा सीखते चले, बस चलिए आपके साथ में मुलाकात करता हूँ 1 मिनट के बाद। चले आगे, चलो चले दोस्तों आगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड डायनेस्टी के बारे में। सेकंड डायनेस्टी जो हमारी है सलूफ डायनेस्टी। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देना चाहूंगा। अभी मैंने आपको पिछले पेज पे जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था विरूपाक्ष के बारे में। विरूपाक्ष ने मल्लिकार्जुन ने माना जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे, और बहमानी एम्पायर जो है लगातार इन लोगों पे अटैक कर रहा था और इसे कमजोर कर दिया था पूरे तरीके। ठीक है, अब विरूपाक्ष जो है इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। इनके जमाने में एक इंसान हुआ करते थे जिसका नाम था सलू नर सिंह। ये इन्हीं के गवर्नर हुआ करते थे। गवर्नर समझते हैं वही सेम कहानी जैसे कि मैं एक राजा हूं और मैंने अपने इलाकों को किसी सूबेदार के हाथ में दे रखा है, किसी इक्तेदार के हाथ में दे रखा है, किसी चीफटेन के हाथ में दे रखा है, किसी गवर्नर के हाथ में दे रखा है। तो उन्हीं में से एक था जो कि चंद्रगिरी का गवर्नर हुआ करता था। और ये जो है बड़ा ही शातिर माना जाता है, यानी ये जो है माना जाता है बड़े शातिर से, और इन्होंने जो है फायदा उठाया विरूपाक्ष की कमजोरी का और जाते ही जो है तख्ता पलट कर दिया। अगले पेज पे इसे लिखता हूं मैं। विरूपाक्ष के बाद माना जाता है कुछ समय के बाद जो है कुछ समय के लिए इनके बेटे भी आके बैठे थे जिनका नाम था प्रौढ़ राय। प्रौढ़ देवराय नहीं, प्रौढ़ राय कहा जाता है इन्हें, बट जनरली लास्ट रूलर जो है विरूपाक्ष को माना जाता है। जैसे ही ये इनका अंत हुआ तो कुछ समय के लिए यहाँ पर प्रौढ़ राय आके बैठे और इन्हें खत्म करके जो है सलूव नरसिंह अगले शासक बन गए। पेपर आपसे पूछेगा आखिरी कौन सा, तो विरूपाक्ष ही आंसर देंगे, बिकॉज एसएससी इसी को आंसर मानता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यानी मैंने आपको ये बताया विरूपाक्ष हटा, विरूपाक्ष के हटते कुछ ही दिन के लिए प्रौढ़ राय उस गति पर बैठने की कोशिश करते हैं, बट सलूव नरसिंह उस मौके का फायदा उठा के इन्हें हटाकर खुद जो है अगले शासक बन जाते हैं। क्या इस बात को आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं? बहुत बढ़िया, सीखते चले रही तुम। ठीक है, यानी आखिरी शासक विरूपाक्ष ही माने जाएंगे, बिकॉज शासक वो जो उस गद्दी पर बैठ के उस गद्दी को चला पाए। तो विरूपाक्ष ने ये काम करा था, प्रौढ़ राय ये काम नहीं कर पाए थे। कोई आपसे कहता है प्रौढ़ देवराय कौन है, तो वो अलग इंसान है, ये बात ध्यान रखना। वो जनरली देवराय द्वितीय को कहा जाता है, प्रौढ़ देवराय इन्हें कहा जाता है। ये प्रौढ़ राय अलग पर्सनैलिटी है। ठीक है जी, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सर्व डायनेस्टी 1485 में बनी, 1485 में बनी, ये आप ध्यान रखेंगे। और 1485 से बन के काफी लंबे समय तक चलती है। वो काफी लंबा समय जो है पूरे पूरे टोटल करूं सारे तो मिला के सिर्फ 20 साल होते हैं, यानी सबसे छोटी डायनेस्टीज में से एक मानी जाएगी। कुछ खास नहीं चल पाई थी, 1505 तक सिर्फ 20 साल के लिए चली थी, जिसके अंदर पहले 5 साल राज करा था सलुव डायनेस्टी के फाउंडर ने, जिनका नाम था क्या, सलुव नर
सिंह। तो पेपर आपसे क्या पूछेगा? पेपर पूछेगा बताओ सलुव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, और ऑप्शन में जब नाम देगा तो सिर्फ नरसिंह लिख के देगा, सलुव लिख के नहीं देगा। समझ गए? यानी इतना खेलना एसएससी को पता है कि किस तरीके खेला जाता है। सिर्फ नरसिंह लिख के दे देगा, नरसिंह लिख देगा, कृष्णदेव राय लिख देगा, ऐसे दो चार नाम देगा, और नरसिंह वाला जो आंसर है वो सही आंसर होगा। और ये जो है रूल्ड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए जो है राज करते हैं। और 5 साल कौन से हैं जी? 1485 से 1490 तक। फटाफट नोट करें, आगे चलते हैं। जी हाँ, अब कायदे से आपको खुद ही उसके अंदर दूसरी डायनेस्टी नोट कर लेनी चाहिए। जो पहले पेज पे आपने लिखा था, 1 नंबर के नीचे 2 नंबर आपको खुद ही नोट करके चलना है। इतनी मेच्योरिटी में आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी, खुद ही बैकग्राउंड में ये काम आप करते रहा करो। कभी डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इन पे जो है एक उड़ीसा के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम गजपति। पुरुषोत्तम गजपति अटैक्ड एंड कैप्चर्ड नर। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? पुरुषोत्तम गजपति जो है ये जो है अटैक कर देते हैं किस पे? नरसिंह के ऊपर, और इन्हें कैप्चर करके अपने साथ ले जाते हैं। अब ये पुरुषोत्तम गजपति जो है उड़ीसा के शासक हुआ करते थे। अब सोचो, नया नया कोई उस गद्दी पर आके बैठा है और उन्हें जो है कैद कर लिया गया, और कहाँ ले गए हैं? उन्हें अपने साथ ले जाया गया। इनके कहने सुनने के बाद बहुत समय के बाद जो है नरसिंह जी को जो है रिहा करा जाता है, और रिहा करने के बाद कुछ ही समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी जो नरसिंह है ये ही डाइड इन 1490। यानी कुछ खास फैंसी कर नहीं पाई ये, एक पुराने वंश को खत्म करके नया वंश बना, इन पे आक्रमण हुआ, कोई इन्हें कैद करके अपने साथ ले गया, वहां से रिहा हुए, कुछ समय कोशिश करी, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। ठीक है, इनकी डेथ के बाद जो है इनके 2 बेटे हुआ करते थे। वो 2 बेटे जो है गद्दी पर आके बैठने की कोशिश करेंगे, बट उन दोनों के दोनों बेटे जो है बहुत छोटे थे। यानी आपकी चार्ट खोल देता हूँ, चलो। यानी जो सलूह नरसिंह है, इनकी हो चुकी है डेथ, और इनके जो बेटे हैं, एक का नाम है उसमें से टिम्मा, और दूसरे का नाम है इम्बादी नर सिंह। ये जो है अभी जो है छोटे थे उम्र में छोटे। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? उम्र में छोटे हुआ करते थे। तो अब इस चक्कर में क्या हुआ कि ये जो सलीम नरसिंह है, इनके कमांडर हुआ करते थे। कमांडर समझते हैं क्या है? कमांडर का मतलब चीफ कह सकते हैं, आर्मी चीफ, किसी भी तरीके का चीफ कह सकते हैं। 1490 में हुई शुभ, वो थे नरसा नायक। नरसा नायक याद है वो अकबर वाली कहानी? अकबर के केस में भी कुछ ऐसे ही था, बस वहां पर एक अकबर की बात करी जाती है, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों छोटे हैं, और कुछ कहानी सिमिलर सी है यहाँ पर भी, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। कि नरसा नायक जो है अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश करेगा, और नरसा नायक सोचेगा कि मैं जो है बड़े बेटे का राज्याभिषेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर जो बड़ा बेटा है इन दोनों में, वो है टिम्मा। बट टिम्मा की भी हत्या कर दी जाती है दुश्मनों के द्वारा, कि बड़ा होके जो है ये हमारा दुश्मन ना बने। तो टिम्मा की जो है हत्या कर दी जाती है। तो बचा कौन? इम्बाडी नरसिंह बचा। तो इम्बाडी नरसिंह जो है अब इसका राज्याभिषेक करने की कोशिश करी जाएगी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? लेकिन जैसे जैसे ये सब समय बीता, तो इम्बाडी नरसिंह खुद जो है वो नरसा नायक के खिलाफ हो गए, और नरसा नायक जो है ये भी खिलाफ हो गए इम्बाडी नरसिंह के। समझ पा रहे हैं? यानी एक्चुअल पावर जो है ये एंजॉय करते थे, एक्चुअल पावर, और नॉमिनल पावर जो है इन्होंने इन्हें दे दी थी। तो इस बात को देख के इम्बाडी नरसिंह जो है काफी नाराज रहते थे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, क्योंकि मेरे पिता का जो सारा इलाका था तो मेरा होना चाहिए। बट आर्मी चीफ ये थे तो इनके पास सारी पावर आ चुकी थी। तो इनके बीच में आपस में क्या होता था? डिस्प्यूट हो गया था। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? कंफर्म करें, पक्का? अब देखिए, अगर आप डेट्स पे थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, तो जो टिम्मा है इनकी डेट में मैं सिर्फ लिख सकता हूँ 1491 से लेकर 1491। रीजन आप समझ चुके हैं, मैंने बताया कि इनका राज्याभिषेक और इनकी हत्या कर दी गई। कमांडर होता है आर्मी चीफ, आर्मी चीफ लिख देता हूं मैं, आर्मी चीफ, हेड, सेनापति। ये जो पोजीशन होती है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होती थी किसी भी एम्पायर में। राजा के बाद जो है जो सेनापति होता था, इसी को सबसे ऊपर माना जाता था। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। अगर आपने बाहुबली देखी है, तो बाहुबली में जो राजा की गद्दी है वो दी जाती है भल्लाल देव को, और उसके ठीक बाद जो है सेनापति का हेड बनाया जाता है बाहुबली को। तो इससे आप खुद जज कर सकते हैं कि जो सेकंड बेस्ट, सेकंड मोस्ट पावरफुल सीट हो गई, वो उस इंसान की हो गई। तो ऑब्वियसली जब भल्लाल देव वहां से हटेंगे, तो बाहुबली जो है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड हो सकती है उस गद्दी की तरफ जाने के लिए। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? चिंता ना करें, अनुप्रिया जल्दी आ जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? एक बार कंफर्म करें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं पर भी आपको इम्बादी नरसिंह देखें, इम्बादी नरसिंह, इन्हीं का ही दूसरा नाम हुआ करता था
नरसिंह राय द्वितीय। तो समझ गए ना। कल को आपको ये मत कहना कि सर ने तो इम्बाडी नर्सिंग पढ़ा था, दोनों बातें सेम है। और ये जो है हम राज करेंगे 1491 से लेकर 1505 तक। बट क्या ये सिर्फ एक कठपुतली होंगे? क्या ये सिर्फ एक पपेट रूलर होंगे? यानी इम्बाडी नर्सिंग या फिर नरसिंह राय दोनों एक ही बात है। ये पपेट रूलर होंगे बिकॉज एक्चुअल पावर जो है वो होगी नरसा नायक के हाथ में। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? डेट्स चेक कीजिए, मुझे बताएं बेटा कौन सी वाली चेक करूं डेट। एक बार आप लिख के मुझे बताएं। तिम्मा की डेट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। क्या यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? चलिए आगे। चलो, अब कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इम्बादी नरसिंह बैठे हैं और यहाँ पर नरसा नायक बैठे हैं। जो ताज है वो इनके सर पे है, बट राज जो है वो इनके पास है, पावर जो है इनके हाथ में है। पूरा का पूरा होल्ड जो है वो नरसा नायक ने ले लिया था। नाम मात्र का होल्ड जो है इम्बादी नरसिंह के पास था, लेकिन इनकी हो जाती है डेथ। भाई डेथ तो इनएविटेबल है, डेथ तो हो ही सकती है, डेथ होने में क्या बात है। तो इसके इसके बाद क्या हुआ? डेथ होने से पहले इम्बादी नरसिंह को बिल्कुल ही आप कहेंगे पावरलेस बना दिया गया था। पूरी पावर छीन ली गई थी, नाम मात्र के रह गए थे बस। और जब इनका बेटा जो है होता है, जब इनका बेटा जो है फाइनली उस गद्दी पर बैठने की कोशिश करता है, जो इनका बेटा है वो क्या करता है? ये किल कर देता है इम्बादी नरसिंह को। समझ पाए क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? और इसका जो नाम था वो है वीर नर सिंह। यानी वीर नरसिंह जो है वो किल कर देता है किसे? इम्बादी नरसिंह को। और एक नई डायनेस्टी बनाता है, न्यू डायनेस्टी। मैं इसका रिकैप दे दूं आपको, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, मैं भी रिकैप देता हूं, चिंता मत करो। एक नई डायनेस्टी बना देता है। सेम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सेम। जनरली नरसा नायक बोला जाता है गौरव ने। पैरम खान ने भी एक्चुअल पावर्स अपने हाथ में, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अकबर का साथ नहीं छोड़ा था दाऊद, और जब अकबर का साथ छोड़ने की बारी आई थी तब तक अकबर जो है बहुत समझदार हो गए थे। लेकिन इतनी अच्छी किस्मत यहाँ पे नरसिंह की नहीं थी कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। एक काम करता हूँ, विद इन 2 मिनट्स पूरा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है, देखिए फोकस करेंगे, अब आप नोट वोट कुछ नहीं करेंगे। पिछले वंश का अंत करके सलूब नरसिंह जो है एक नया वंश बनाते हैं 1485 में। और इनके बनाने के कुछ समय के बाद इन पे उड़ीसा से आक्रमण हो जाता है और इन्हें कैद कर लिया जाता है। जैसे तैसे वहां से रिहा होते हैं, बट इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके हैं 2 बच्चे। 2 बच्चों में दोनों बच्चे जो है छोटे हैं। सबसे पहले टिम्मा जो है वो नाम मात्र के जो उस गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है। अगले नंबर पे इम्बाड़ी नरसिंह जो है उस गद्दी पर बैठते हैं। इनकी हत्या नहीं करी जाती, बट इन्हें पावर भी नहीं दी जाती। पूरी पावर नरसा नायक अपने हाथ में रखते हैं, और बस समय जैसे जैसे बीतता है, इम्बाडी नरसिंह बड़े होते हैं, पूरे तरीके उन्हें पावरलेस बना दिया जाता है। अब नरसा नायक की मृत्यु के बाद जो है जो नरसा नायक का ही बेटा होता है वीर नरसिंह, वो इम्बादी नरसिंह की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद नए वंश की स्थापना कर देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यानी जो बेटा है नरसा नायक, उसने इन्हें क्या करा? कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया, कैप्चर करके पावरलेस कर दिया, और इनके ही बेटे ने इनकी हत्या कर दी। ये है पॉलिटिक्स। फिर से बताता हूँ, एक ध्यान से मेरी बात को समझना। संगम, इसे समझ लो, मेरे कहने से नोट मत करो, मेरी बात को सुन लो। संगम डायनेस्टी का अंत करके एक इंसान आकर उस गद्दी पर बैठा। आप मुझे नाम बताने की कोशिश करें। अब आप ट्राई करेंगे। 1485 में ये जो है हुआ है, और वो इंसान कौन है जो उस गद्दी पर आके बैठा है? वो नाम है सलूब नरसिंह। नरसिंह। सलूब नरसिंह पे होगा उड़ीसा से आक्रमण, और उसके बाद जो है इनकी डेथ हो जाएगी 1490 में। सलूब नरसिंह का एक खास इंसान हुआ करता था जिसका नाम था नरसा नायक। और इसके 2 बेटे हुआ करते थे, एक का नाम था टिम्मा और एक का नाम था इम्बाड़ी नरसिंह। और टिम्मा जो है डाइड इन 1491। इम्बाड़ी नरसिंह ruled from 1491 to 1505 as a puppet. Imbadi Narsingh was later captured by Narsa Nayak. When Narsa Nayak died, son of Narsa Nayak killed Imbadi Narsingh and started a new
डायनेस्टी। जो सन ऑफ नरसा नायक है इसका नाम है वीर नर। अब ठीक है, कैप्चर का मतलब बंदी बना लिया गया, पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया रिश्ता। इतनी सी बात है, बस पूरा पेज पे सब जो है समा गया, इसे नोट करें। फिर हम तीसरे वंश की तरफ चलते हैं। कमांडर ऑफ सलूनर सिंह, अगर आप कहीं कमांडर तो वैसे लिखा दिख नहीं रहा, नरसा नायक वॉज कमांडर ऑफ सलूनर सिंह। मैं समझ सकता हूँ नमन की ये दिक्कत बिल्कुल आ सकती है, नाम काफी सारे एक जैसे हैं। अभी तो आप मान के चलिए कि मैंने बहुत सारे नामों में एक चीज हटा दिया, राय। इन सभी नामों के पीछे RAYA लिखा, अगर आप किताबों को खोल के देखोगे तो राय, जैसे कि नरसिम्ह राय द्वितीय, इस तरीके के, तो मैंने वो हटा दिया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। जी हाँ, कैप्चर भी करे गए थे ऋषिता। ये कैप्चर जो है माना जाता है नरसा नायक ने करा था और पावरलेस बना दिया था पूरे तरीके, बाद में इनके बेटे ने इनकी हत्या कर दी थी। चलिए जी आगे कंफर्म करें। थोड़े बोरिंग टॉपिक्स नहीं वाले, बट देखिए बोरिंग और इंटरेस्टिंग क्या करेंगे, अपने लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया होना चाहिए, वो है इंपॉर्टेंट का। अगर इंपॉर्टेंट है तो हमें पढ़ना है, दैट इज ऑल। ठीक है, चलें आगे दोस्तों। अब हम तीसरे वंश की यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा वंश जो है शुरू होगा और लमसम 50-60 साल चलेगा। तीसरा वंश जो है आप अपने आप वहां पे नोट कर सकते हैं, इसका नाम है तुलुव वंश, तुलुव डायनेस्टी। तुलुव डायनेस्टी जो है ये चलेगी 1505 से शुरू होगी और 1565 तक चलेगी। यानी यही वो डायनेस्टी है जो दिल्ली सल्तनत को खत्म होता हुआ देखेगी और मुगल डायनेस्टी को बनता हुआ देखेगी। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, बट अगर कोई टीचर बोल दे इन बातों को तो काफी अच्छा कनेक्शन बन जाता है। मतलब इसमें कोई यूनिक बात नहीं है, बट इन पे ध्यान नहीं जाता है बच्चों का। ठीक है, अब इसके जो फाउंडर माने जाएंगे वो हम जानते हैं कौन है। फाउंडर है वीर नर सिंह। अब आप देखेंगे जितने साम्राज्य बने हैं, अधिकतर साम्राज्य धोखे से, कत्ल से ही बने हैं। बट इतिहास ऐसे ही चलता है, अपने को इसे सही गलत ना देखते हुए अपने को सिर्फ इसे पढ़ना है। और ये चीज और आप शायद नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो सीधा है वो मारा जाता है। मतलब जो क्रूर है वो जीतता है और जो सीधा है वो मारा जाता है। यानी अच्छाई के लिए कोई खास जगह नहीं है इतिहास में। तो इससे आप भी सीखिए। हम जो कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हम अच्छे अच्छे तरीके खेलते हैं, कोई नहीं खेलिए, प्लीज मत खेलिए। ऐसे खेलेंगे तो जीत नहीं पाएंगे। गिनी चुनी सीटें हैं। आप लोग सीटें कैसे देखते हैं? सरकार की वैकेंसी 8,000 की, आप पता नहीं उसे 8,000 क्यों देखते हैं। मैं उसे बहुत अलग तरीके देखता था अपने जमाने में। मैं उसे ऐसे देखता था कि 8,000 में यूआर की कितनी, क्योंकि मैं यूआर से था, जनरल कैटेगरी से था, तो मेरे लिए वो सीटें काम की होती थी। फिर मैं देखता था उस यूआर में 4600 ग्रेड पे कौन सी है, मेरे लिए सिर्फ वो काम की होती थी। उस तरीके देखेंगे तो आप समझेंगे कितनी ज्यादा फाइट है। ठीक है, इस चीज को सोच के देखना कभी। हम जनरली सारी सीटों को अपना मान लेते हैं। इफ यू आर टारगेटिंग 4600 ग्रेड पे जॉब, तो आपको सिर्फ वो वैकेंसीज अपने दिमाग में रखनी है। बिकॉज अगर आपका टीए लग गया तो आप दोबारा पेपर दे रहे हैं, तो सेंस क्या बना फिर नौकरी लेने का, है ना। ऑब्वियसली समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट ट्राई करो ना, पहली बार में वहां तक पहुंचो। भाई सीधा 4600 मिले, खेल खत्म। फिर यूपीएससी की तैयारी को स्ट्रेट लेवल दो या फिर जिंदगी जियो, क्या दिक्कत की बात है। चलो खैर, तुलुक डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर थे वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह जो है ये इसके फाउंडर हुआ करते थे। अब यहाँ पर क्या है, ये काफी लंबी डायनेस्टी चलेगी, आप शायद इस बात को देख पा रहे होंगे, काफी लंबी डायनेस्टी चलेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल है, ये आप मुझसे पूछ रहे हो तो आप गलत इंसान से पूछ रहे हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करा था, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं कहता हूँ CGL प्लस PO पॉसिबल है। ठीक है, विश्वास मानो मेरा। तुलुक डायनेस्टी के फाउंडर वीर नरसिंह है। आगे चलेंगे, बिल्कुल दे देंगे आप कभी भी जब आप कहें। बस अभी मैं पढ़ा देता हूँ, कभी मौका लगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए बात कर लेते हैं आपसे वीर नर सिंह जी के बारे में। ठीक है जी, नेचर वाइज कैसे हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए काम की बात सिर्फ एक है कि ये एक अच्छे शासक थे, बस। वो अच्छे शासक थे क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी को हरा के अपना शासन जो है जमा लिया था। वीर नरसिंह जो है, ठीक है, वीर नरसिंह 1505 से सिर्फ 4 साल राज कर पाएंगे। 1509, ये इतिहास के पन्नों में आपने बहुत बार देखा होगा कि जो शुरुआत करता है उसका अंत जल्दी हो जाता है। लेकिन देखिए शुरुआत करना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो इन्होंने जो है एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करी और 4 साल के लिए जो है जी, और इन्हें एक और नाम से जाना जाता था, ऑल्सो नोन एज भुजबल। आप ऐसे भी कह सकते हैं ही टुक द टाइटल ऑफ भुजबल, बट अपने काम की बात यह है कि जो भुजबल शब्द है वो वीर नरसिंह से जुड़ा हुआ है। क्या इस बात को आप समझ पाए? कल 11 बजे के सेशन में क्या होगा आप सभी को पता है? कल 11 बजे आपका एक सेशन है जिसमें ओपन हाउस है। उस ओपन हाउस में क्या होगा मैं आपको 1 मिनट नहीं पता, मैं आपको 1 मिनट लेके बता देता हूँ, बिकॉज आप ही के लिए है वो। ठीक है, मेरा ख्याल सिर्फ प्लस वाले बच्चों के लिए रखा गया है वो। और उसमें क्या है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं आपके पास अवेलेबल हूँ और आप जितना चाहें जो चाहें मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली वही सवालों के आंसर दिए जाएंगे जो आपके काम के हैं। जैसे यहाँ पे रेज अ हैंड होता है, तो आप मान के चलो लगातार 1 घंटा रेज अ हैंड चलेगा। अब उसमें जो आपकी तैयारी एसोसिएटेड डाउट्स है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लगा बढ़िया है, तो मैंने सोचा मैं भी जो है आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। ओपन हाउस उसे नाम दिया गया है और कल 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है मैं आपके लिए अवेलेबल होगा, तो आप अपने डाउट जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, 11 AM to 12।
पहले मैं रात को रखने की सोच रहा था, बट रात को थोड़े से मुझे काम है, बिकॉज परसों मुझे कहीं, आपको जैसे मैंने बताया, बाहर जाना है सुबह सुबह, तो मैंने सोचा सुबह रख लेता हूँ। सुबह वाली क्लासेस अभी वैसे भी नहीं हो रही, ठीक है। कल बाकी सब चीजें चलेंगी और बस सुबह 11 से 12 आपको मैं मिलूंगा, ठीक है। चलो, मोटिवेशनल क्लास, अरे कोई फायदा नहीं होता मोटिवेशन का। देखिए, अगर आप मेरे कंटेंट को देख के मोटिवेट नहीं हो रहे, अगर आप मेरी लाइफ को देख के मोटिवेट नहीं हो रहे, तो मैं मेरी बातों को देख के भी आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो मोटिवेशन तो देखिए इंटरनल है, आपको पता है आपने क्या करना है, दैट इज ऑल। कोई एक्सटर्नली आपके अंदर वो चीज नहीं डाल सकता। चलो, वीर नरसिंह जो है, इन्हें भुजबल के नाम से जाना जाता था। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान हुआ करता था, फ्रांसिस्को डी अल्मीदा। मैक्सिमम बच्चों को बहुत कम चीजें पता है मेरे बारे में। उन्हें सिर्फ वो पता है कि मैंने सरकारी नौकरियों में अपने जीवन में क्या क्या करा है। उसके अलावा मैंने काफी कुछ करा है, कभी बताएंगे आपको। अभी तो बस आपको बहुत बहुत ही कम चीजें पता है मेरे जीवन के बारे में, कभी बताएंगे, मौका लगेगा तो। फ्रांसिस्को डी अल्मीदा जो है, ये आए थे वीर नरसिंह से मिलने। समझ गए। ये भी सवाल बन सकता है, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीदा कौन है? ये है फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज। जो पुर्तगाली लोग आए थे हमारे देश में, उनके पहले गवर्नर हुआ करते थे फ्रांसिस्को डी अल्मीदा। ये आपको अलग से पढ़ाया जाएगा एक टॉपिक में, पूरा टॉपिक है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं, फ्रांस के नहीं थे, पुर्तगाल के थे। इनके नाम में अल्मीदा लगा हुआ था बस। फटाफट इसे नोट करें। इनकी जल्दी से ही मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जो है, इन्हीं के छोटे भाई जो है उस गद्दी पर बैठते हैं। और इन्हीं के छोटे भाई वो हैं जो कि सबसे महान शासक माने जाते हैं। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। कल तो नहीं बताएंगे। देखिए, इट इज नॉट अबाउट मी। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, इट इज नॉट अबाउट मी नाउ, इट इज ऑल अबाउट यू। इस लाइन को जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आप जो है समझ जाएंगे कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेरे दिमाग में इस समय आपका सिलेक्शन है, अपना नहीं। देखिए, नेक्स्ट रूलर बनेंगे कृष्ण देव राय। कोई बता सकता है किसने कहा था कि ये देश के सबसे महान शासकों में से एक है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू, ये अकॉर्डिंग लिखा है बाबर। बाबरनामा में ये बात कही गई है कि कृष्ण देव राय जो है, ये विजयनगर एम्पायर के सबसे महान शासकों में से एक है। ऑब्वियसली वो ये नहीं लिखेंगे कि सबसे महान है, बिकॉज एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, बट लार्जली जो है माना जाता है कि ये जो है सबसे महान शासकों में से एक थे। ये छोटे भाई थे हिमांशु, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लिख नहीं रहा हूँ। ये सब चीज इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि जनरली स्पीकिंग, जनरली ही इज कंसिडर्ड as the greatest ruler of विजयनगर एम्पायर। एसी का मतलब अकॉर्डिंग टू, इसलिए जो कि पूरा ही लिख देता हूँ इसे, अकॉर्डिंग। क्या यहां तक आप बात समझ पाए? और इससे ही मिलने आया था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कृष्ण देव राय से मिला था। फटाफट नोट करें। ये सेकंड गवर्नर, ये अभी के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे मोइन, ये भी एक पुर्तगाली गवर्नर था। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। अल्फांसो मैंगो आपने सुना होगा, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, वो इन्हीं के नाम पे रखा गया, बिकॉज इन्होंने ही जो है वो उगवाए थे। ये सब पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो। दिस कोर्स विल बी वेरी डिटेल्ड कोर्स, ह्यूज। जैसे कि एक बड़े महान शासक कहा करते थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ह्यूज, वही वाला ह्यूज होगा कोर्स। चिंता मत करो, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। टाइमलाइन किसकी बतानी है बेटा? 15/9 से 15/29। मुझे बढ़िया लगते थे ट्रम्प, मुझे ठीक ही ठीक, मतलब ठीक है। ये प्रेसिडेंट वाले बिहेवियर है इनका, मजा नहीं आता। देखो, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जो नेता है वो बढ़िया हो, और बाकी देश के नेता थोड़े से फनी टाइप हो तो अच्छा रहता है। जैसे कि ट्रम्प जो है मुझे बढ़िया लगते थे। ये ऐसा लगता है कि है कि नहीं वाली बात है, थोड़ा सिंपल से सोबर से लगते हैं मुझे। कॉन्फिडेंस उठाना चाहिए आप लोगों को ट्रम्प से, ये मैं आपको मतलब कह सकता हूँ। कॉन्फिडेंस कभी आप उनका देखोगे तो आप समझोगे। और हैरानी की बात है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ करा और वैसे भी बहुत कुछ करा। भाई ऐसा थोड़ी है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा एम्पायर सेटअप कर रखा है। चलिए आगे दोस्तों। गलत फिर भी कॉन्फिडेंट है, सही बात है। पूर्णता है गलत और पूर्णता है कॉन्फिडेंट, बिल्कुल एसएससी के बच्चों की तरह जो स्पेशल क्लास में आते हैं शाम 6:30। आगे चलें दोस्तों।
यहां तक ऑल गुड है। आगे चले दोस्तों। अब यही कृष्ण देव राय हैं जिनके दरबार में हुआ करते थे अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज जो है ये इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे, यानी 8 तेलुगु पोएट्स का ग्रुप हुआ करता था इन्हीं के पास। उन्हीं में से एक थे जिन्हें हम जानते हैं तेनाली रामा। बचपन में कार्टून आपने जरूर देखा होगा। बचपन में मुझे ये और जो कौटिल्य है एक ही लगते थे, क्योंकि दोनों की अगर आप शक्ल देखोगे तो मतलब काफी हद तक मैच होती है, क्योंकि एक्चुअल में तो हम में से किसी ने भी उन्हें देखा नहीं, बट जो एक इमेज बनाई जाती है छोटी वाली, वो इमेज काफी हद तक मैच करती है। तो बड़े होके पता लगा कि दोनों अलग अलग हैं। तेनाली रमन आप ध्यान रखेंगे, ये तेनाली रमन जो है कृष्ण देव राय के दरबारी कवि थे। बचपन मुझे अकबर तो ऐसा लगता था बिल्कुल बेसिक से क्लियर नहीं है अकबर के, बाद में लगा कि चलो इन्होंने कुछ करा भी है। जब मूवी देखी जोधा अकबर, मुझे ऐसा लगता था बेसिक सी बातें बीरबल से पूछते रहते हैं, बिल्कुल ही सेंसलेस बात है। कृष्ण देव राय के दरबारी कवि थे, कुछ भी पूछ लेते हैं, पूरा पैसा वसूल। चले आगे, फटाफट नोट करें। नहीं, आप लोग तो बड़े अच्छे हैं। अष्ट दिग्गज, देखिए अष्ट का मतलब 8, दिग्गज का मतलब महारथी। मार्क एक बार सोच के देखें, अष्ट दिग्गज मतलब 8 ऐसे लोग जो कि महान है। जैसे होता है ना कि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा, आप उसे क्या कहते हैं प्यार से, उस्ताद। सुना होगा आपने। जैसे मान लेते हैं आपकी कोई फैक्ट्री है जिसमें एक ऐसा इंसान होगा जो कि हुक्म का इक्का होगा, जो कि पिछले 30 साल से मान लेते हैं आपके पास काम कर रहा है, हर मशीन की जानकारी होगी, जो मतलब आपका हुक्म का इक्का है कि कोई भी काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो इस इंसान को बुला लो, ठीक है। तो हम सम्मान में क्या कहते हैं भाई, उस्ताद, ऐसे बोला जाता है ना। तो इसी तरीके इन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, सम्मान के रूप में उपाधि दी गई थी 8 लोगों के ग्रुप को, जिनमें से एक थे तेनाली रामा। ठीक है जी। केडीआर का जो टाइम पीरियड है मैं बता देता हूँ आपको, 1509 से 1529। तभी मैं इन्हें बाबर का कंटेम्प्रेरी कहता हूँ, बिकॉज बाबर जो है 30 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसी वजह से बाबर के कंटेम्प्रेरी हैं। और इब्राहिम लोदी के भी आप कह सकते हैं, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, उनसे पहले के भी एक दो के कह सकते हैं, बट हुमायूं के नहीं है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है जी, चलें आगे। जैसे अकबर के नवरत्न थे, बट अकबर के नवरत्न जो हैं वो पॉलिटिकल थे। इनके जो अष्ट दिग्गज हैं ये आप कहेंगे रिलीजियस या एजुकेशनल, आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, चलें दोस्तों आगे। चलो समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा। इनकी डेथ तो हुई थी 1529 में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। कुछ टेम्पल्स जो है वो इनसे जुड़े हैं। चिदम्बरम मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। नटराज मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। विठल देव मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। ये तीनों नाम मेरे कहने से आप याद करें। डाउट बिल्कुल लेंगे बेटा, थोड़ा समय दें। आज सारा कंप्लीट नहीं होगा, बट मैक्सिमम पोर्शन हो जाएगा। यानी आज का अगर आप सेशन देखते हैं तो कल हम आधे घंटे के अंदर जो है सब पैक कर देंगे। मुश्किल से आपके नोट्स में एक ही पेज ऐड होगा, एक पेज आप कह सकते हैं। मैंगो वाला पॉइंट बेटा अभी के लिए आप इग्नोर कर दे, लियोनार्डो सही समय आने पे आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक आप समझ रहे हैं दोस्तों? कृष्ण देवराय जी के बारे में पढ़ा के एंड कर दूंगा। उसके बाद छोटी छोटी चीजें और हैं, वो मैं आपको जो है कल बताऊंगा। मुश्किल से 1 डेढ़ 2 पेज की बात और बची। ठीक है, अब कृष्ण देवराय ने कई सारे मंदिर बनाए थे, आपके सामने है। एक और मंदिर आप इसमें ऐड करो, वो है गोपाल कृष्ण टेम्पल। बेटा शैली जो है वो अलग से ही मैं किसी कोर्स में डिस्कस कर पाऊंगा सचिन, बिकॉज वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना। आप जानते हैं, अगर आप जैसे इतने डिटेल की बात कर रहे हैं, उसके लिए मुझे शैली पूरी समझानी पड़ेगी, और मैं ऊपर ऊपर से नहीं बताता हूँ। तो मैं किसी स्टैटिक के कोर्स में इस बार प्लान करके वो जो बेसिक आर्किटेक्चर स्टाइल है, टेम्पल स्टाइल, वो मैं सोच रहा हूँ इस बार के कोर्स में ऐड करूँ और कुछ सेशन उस पर लगाऊं, बिकॉज वहां से काफी सारे सवाल जो है बनते हैं। ठीक है, चिदम्बरम मंदिर, नटराज मंदिर, विठल देव मंदिर, गोपाल कृष्ण मंदिर, ये सारे नाम आप ध्यान रखेंगे। ये मंदिर जो है इनसे ही जुड़े। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। चलिए दोस्तों आगे, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं। अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कृष्ण देव राय जो है, कृष्ण देव राय, इनकी डेथ हुई थी कब? 1529 में। 1529 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है जी, चीजों को थोड़ा समझे। अब अभी कुछ ही समय पहले करंट अफेयर्स की बात आपको बता रहा हूँ, एक सोर्स मिला है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसमें लिखा गया है कि इनकी जो डेथ है वो हुई थी, उसकी डेट एग्जैक्ट पता है, 17 अक्टूबर 1529 को इनकी डेथ हुई थी। बहुत ही कम चांस होते हैं कि किसी की डेट तक पता लग जाए, जनरली ईयर्स पता होते हैं, क्योंकि इतना डिटेल में कहीं कुछ मेंशन नहीं होता। बट ये हैरानी की बात है, तो न्यूज में था ही। और ये भी ध्यान रखेंगे, इस दिन जो है लूनर एक्लिप्स था। समझ गए? यानी धार्मिक चीजों से भी चीजें जुड़ी है कि ग्रहण वाले दिन किसी की मृत्यु हो गई। समझ रहे हो? एक बार थोड़ा सा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचोगे तब आप रिलेट कर पाओगे। लूनर एक्लिप्स था जब इनकी डेथ हुई थी। ठीक है जी, यहाँ तक आप बात समझ गए।
पहली बार ऐसा कोई प्रूफ मिला है इनसे जुड़ा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप समझ गए। और ये जो इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिला है, ये गोपाल कृष्ण मंदिर जो है ये इनसे ही जुड़ा हुआ। ये जो इंस्क्रिप्शन है जहां पर ये बात लिखी गई है, इंस्क्रिप्शन फाउंड नियर गोपाल कृष्ण टेम्पल, ध्यान रखें। ठीक है जी। और अब यहां से क्या सवाल बन सकता है कि गोपाल कृष्ण टेम्पल का है? बच्चे को तो लगेगा रैंडम सवाल पूछा, बट एक करंट अफेयर्स का सवाल होगा और ये जगह का नाम आपको देगा कर्नाटक ना देते हुए, होने ना हल्ली, और इसे देखते ही आप कहोगे हल्ली हल्ली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। बेटा ऐसे ही सवाल देता है एसएससी, है ना। ये जगह जो आपको देखने को मिलती है, इंस्क्रिप्शन का मतलब लिखित रूप में कहीं पे कुछ मिला है। एपिग्राफ आप कह सकते हैं बेटा, एपिग्राफ। ठीक है, एपिग्राफ शब्द आप सोचने की कोशिश करें। होनन हल्ली जो है आपको देखने को मिलता है कहां पर? तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। समझ गए कैसे सवाल बनते हैं एसएससी के? हम ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं, ऐसे सवाल बन सकते हैं। और इस इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज क्या है? ये लॉजिकल है वैसे तो, कन्नड़ा, कन्नड़ा। अच्छा, तुमकुर है, स्पेलिंग वाइज मेरा ख्याल ऐसे ही लिखा जाता है ग्रीन, बाकी एक बार आप चेक कर सकते हैं। मेरा ख्याल स्पेलिंग वाइज ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल है मोहित, लेकिन वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है जी, समझ गए बात को? आगे चले, फाइनल एक आध चीज मैं आपको और नोट कराऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको फ्री कर दूंगा। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए, जो विजयनगर हुआ करता था वहीं पर एक जगह आपको देखने को मिलती है जिसका नाम है नागलपुरम। हो सकता है स्पेलिंग मैं अलग तरीके प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि ये नाम जो है कर्नाटक के हैं और प्रोनाउंसिएशन में वैरी। ये जो जगह है ये बनवाई थी कृष्ण देव राय ने अपनी मदर के नाम पर। समझ गए क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको? जैसे कि मान लेते हैं आप क्या करते हैं, अपने घर का नाम रख देते हैं अपनी माता के नाम पे उनकी याद में, तो वैसे ये जो जगह है ये आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगी और कृष्ण देव राय ने बनवाई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आखिरी बात नोट करा लूं दोस्तों, उसके बाद आपको फ्री करूंगा। नहीं, सबकी लोकेशन अलग अलग है बेटा। कृष्ण देव राय से जुड़ी एक आप कहेंगे एक किताब है, एक वर्क है जिसका नाम है अमुक मल्यादा। इस शब्द का जो मतलब है वो है द वन हु ऑफर्ड गार्लैंड आफ्टर wearing it themselves। इस शब्द का मतलब है, और ये जो लिखी गई है इसकी जो भाषा है, जी बुक कह सकते हैं, वर्क कह सकते हैं, वर्क इज अ सटीक शब्द, बट बुक कह सकते हैं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इतना लिबरल में हूँ। ये जो है तेलुगु के अंदर लिखी गई है। सब समझाता हूँ बेटा, सब समझाता हूँ, मैं नोट्स बना दूं ना आपके। तेलुगु में लिखी गई एक किताब है जिसमें बात करी गई है मेनली किस तरीके साम्राज्य चलता था, और इसी में एक जगह पे ये भी लिखा गया है कि एक शादी के बारे में जिसमें एक भगवान है रंग नायक, उनकी शादी होती है गौड़ देवी से। इनकी शादी का भी जिक्र इसके अंदर करा गया है। रंग नायक जो है ये विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। ये बात आपके लिए मैं अगले पेज पे नोट करने वाला हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि जहां पर डिटेलिंग चाहिए वहां पर मैं बहुत ही डेप्थ में जा रहा हूँ, जहां पर नहीं चाहिए वहां पर बस मैं नाम लिख के आगे बढ़ रहा हूँ। यही मेरा काम है, मैं इसी बात के लिए यहाँ पे बैठा हूँ कि मुझे ये पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, अदरवाइज मेरे में और किताब में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अमुक्त मल्याद दोबारा लिख देता हूँ मैं। मैरिज ऑफ लॉर्ड रंगनायक एंड गौड़ देवी, कृष्ण देव राय ने मानस अवतार, और ये प्लेस का नाम है सुचारिता कृष्ण। फटाफट नोट करें, दिस इज अ बुक एंड दैट इज अ प्लेस। यहाँ पर आपका आज का सेशन मैं कंक्लूड करता हूँ दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको लग रहा है कि आप सही जगह आए हैं, आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं। जो जानना चाहे जा सकता है। सेशन आपका कंटेंट वाइज कंक्लूड हो चुका है, अब सिर्फ आपके डाउट्स लिए जाएंगे। प्रिपरेशन एसोसिएटेड जो डाउट्स है वो आप मुझे कल जरूर भेजें। आपकी तैयारी से जुड़े कुछ डाउट्स है तो आप मुझे भेजें। आपका कल ओपन हाउस होगा 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा लमसम, बाकी देखा जाएगा कब तक चलता है, कितने आपके डाउट्स उस पर डिपेंड करता है। 11 से पहले फ्री हो गए तो 11 से पहले फ्री कर दूंगा, तो ऐसा वो नहीं है। और पहला ही ओपन हाउस है तो देखते हैं कितना समय लगता है, जितने भी देर लगेगी आपको देखे उसके बाद जो है
आपको फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से तैयारी करें। मैं कुछ डाउट्स आपके उठा रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको फ्री कर दूंगा। 11 बजे से है टाइम, अपर लिमिट तो उस सब नहीं पता मुझे। जब तक आप लोग हैं तब तक हम हैं, कोशिश करेंगे जितने डाउट्स ले पाए उतने ले लेंगे। ठीक है जी, चलो चलिए आगे, चलिए दोस्तों आगे। देखिए हम्पी से जुड़ा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने आपको बाद में बताया, हम्पी से एसोसिएटेड है। वो बस एक उस समय कहानी आपको समझा रहा था, हम्पी से एसोसिएटेड है। डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने अभी आपको लिखवा है। ठीक है, चलो अब आपके मैं डाउट्स देख रहा हूँ, जो जाना चाहे जा सकता है। दोस्तों आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए।